गुड मॉर्निंग प्यारे खजूरो। गुड मॉर्निंग, 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार सभी प्यारे खजूरों को। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल जी सारे आंदे वधिया हो सारे? गुड मॉर्निंग। भीगी भागी इस सुबह में आप सभी का स्वागत है। आज भी बहुत जोरों से बरसात हो रही है बाहर, और दिल्ली एनसीआर में 3 दिन लगातार बारिश होने की संभावना है। मैं वेदर फोरकास्ट करने नहीं आया हूं, मैं लेक्चर लेने आया हूं। बस आप लोगों को बता रहा हूं कि ये भीगी भागी, ये जो भीगी सी जो सुबह होती है ना, इसमें मैं और आप दोनों मिलके कॉन्सेप्ट की बारिश करेंगे। आज काफी सारी चीजें पढ़ेंगे, आज हम ग्रेविटेशन को आगे बढ़ाएंगे। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है जी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो रही है बहुत बरसात, हो रही है रे, बहुत बरसात हो रही है, बहुत ज्यादा ठीक है। की हाल चाल जी? वधिया है, सारे आधा वधिया है, बहुत बढ़िया। सारे रोल नंबर प्रेजेंट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं, स्टूडियो नया नहीं है, नहीं 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 नहीं, आज स्टूडियो तो सेम है, सेम स्टूडियो है। स्टूडियो पर्सन बदला, स्टूडियो सेम है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल है जी? यार तुम भूलते क्यों नहीं हो यार? तुम लोग तो वैसे सब भूल जाते हो। मैं फॉर्मूला पूछूंगा भूल जाओगे। तुम्हें ये याद रहेगा कि सर से गाना गवाना था। यार ये तो सही नहीं है, नॉट फेयर। कभी कभार भूल जाना भी अच्छा होता है। वैसे टीचर कहता है भूलो मत, पर यहां पे मैं कहता हूं थोड़ा सा भूल जाया करो कभी कभी, ठीक है ना? जरूरी थोड़े ना हर चैप्टर के बाद गाना गाना है यार। गुनगुनाओगे, गाना गाओगे। तुमने बताया, तुमने रिक्वेस्ट डाली नहीं थी लेक्चर के बाद, तभी तो मैं गाता। तुमने डाली कोई रिक्वेस्ट कि सर ये वाला गाना? नहीं ना? मैं तुम्हें लटकाऊंगा थोड़े दिन, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हें तरसाऊंगा गाने के लिए, तभी तो मेरी डिमांड ज्यादा होगी ना। अगर कोई चीज फरमाइश होते ही मिल जाए तो फिर उसकी क्या वैल्यू? तुम कम से कम 3-4 दिन रिक्वेस्ट करो, 5 दिन रिक्वेस्ट करो, तब जाके एक गाना मिलेगा तुम लोगों को। आज नहीं मिलेगा, आज नहीं मिलने वाला, एनी छेती नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, थोड़े से मैं तरसाऊंगा ना पहले गाने के लिए। पिछला गाना तो यार तुम लोगों ने सुना, कितना मुश्किल से मैंने गाया था यार। अब थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, है ना? बहुत शाय हूं ना मैं, बहुत शाय हूं, नहीं नहीं गाता। ठीक है, अच्छा, ओके। हाँ हाँ मक्खन, अच्छा, अपने प्यारे बच्चों के लिए नहीं गाओगे सर? हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, देख लेंगे, तड़पाओगे तड़पा लो। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है? अभी नहीं गा रहा, मन सा नहीं कर रहा अभी, थोड़ा सा ये गाने का मन नहीं कर रहा, ये तो समोसे खाने का मन कर रहा है मेरा सुबह सुबह। आज सुबह सुबह ना मैं निकल रहा था बारिश में, भाई एक हलवाई भाई साहब बैठे थे, घर के सामने भी बैठते हैं, पता नहीं सवेरे सवेरे कितना दुकान खोल ली उन्होंने। समोसे तल रहे थे, हाय हाय जो खुशबू आ रही थी मेरी नाक में। एक मन तो गया वहीं गाड़ी रोक के पहले समोसे खाऊं, थोड़े से पैक करा लूं अपने खजूरों के लिए। हाँ जी, खाओगे समोसे सवेरे सवेरे? बारिश, ब्रेड पकोड़े, आय हाय हाय चाय के साथ। बहुत फूडी हूं भाई मैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगवा दी मैंने, मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं चाह रहा था तुम्हें भूख लग जाए, है ना? काफी सारे खजूर नाश्ता करके नहीं आए होंगे, तो उनको भूख लग गई होगी मेरी बात सुन के। अब भूख लग गई है तो क्वेश्चंस की भूख भी जगाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की भूख पे काम करते हैं। थोड़ा सा आते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोगों को डिस्कस करना है फोर्सेस के बारे में, जो हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स कल डिस्कस कर रहे थे, उसी पे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फोर्स ऑन अ सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे पहले जो जो चीजें हम कवर कर चुके हैं, पहले एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने ध्यान से क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो हम ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कस कर रहे हैं, या तो पॉइंट मास के लिए या फिर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना? फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, दो मासेस हैं m1 और m2, इनके बीच में जो डिस्टेंस है r है। अगर मैं पॉइंट मासेस की बात कर रहा हूं तो यहां से जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये दोनों बराबर होता है। कितना होता है? -gm1 m2 और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही होता है ना? दोनों पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगता है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो आगे की तरफ लग रहा है F12, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो पीछे की तरफ लग रहा है F21। इक्वल एंड अपोजिट दोनों फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना? सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझ में आती है, ये फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी लगता है।
स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए बस इतना याद रखना, अगर हमने ऐसे एक ऑब्जेक्ट लिया, एक दूसरा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, तो वो फोर्स सेंटर टू सेंटर ज्वाइन कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, फोर्स इज एक्टेड अपॉन दिस लाइन, है ना, F12 इधर लगेगा और F21 इधर लगेगा, ठीक है। ये मास m1 है, ये मास m2 है, ठीक है। इसलिए इसको एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे सेंटर टू सेंटर लग रहा है। ये फोर्स कैसा लग रहा है? सेंटर टू सेंटर, अ लाइन दैट जॉइन सेंटर टू सेंटर, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं यहां पे, अगर आप ध्यान से देखोगे। अच्छा, यहां नेगेटिव साइन क्यों लगाया हम लोगों ने? नेगेटिव साइन क्यों लगाया? अगर मैं ध्यान से देखूंगा यहां पे, अगर आप नेगेटिव साइन लगाओगे, अभी तो मैं पॉजिटिव लगा देता हूं। कई बच्चे कह रहे सर आपने नेगेटिव साइन क्यों लगाया? वेक्टर में नेगेटिव साइन लगा देता हूं। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, तो याद है मैंने इसको कैसे सिखाया था? अभी भी नेगेटिव साइन की जरूरत नहीं है। GM1M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे R12 के आप लिखोगे तो नेगेटिव साइन लगेगा। और वेक्टर नोटेशन में मैंने आपको सिखाया था यहां से -GM1M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और R21 कैप, इस तरीके से लिख सकते थे। तो ये थोड़ा वेक्टर नोटेशन में भी हम लोगों ने लिखा था, ठीक है। ओके, क्लियर है। सो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, बहुत छोटी छोटी बातों पे चर्चा की थी। जी की वैल्यू देख ली थी हम लोगों ने, कितनी होती है? 6.67। कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या यही सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी? यही तो छोटी छोटी बातों पे हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है ना। यही तो बातें हम लोगों ने छोटी छोटी सी बातें चर्चा की थी। अब कई बच्चे कंफ्यूज है, सर यहाँ क्यूब आएगा या स्क्वायर आएगा? बेटा अगर यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा है तो नीचे स्क्वायर आएगा। क्यूब कब आएगा? क्यूब तब आएगा अगर ऊपर वेक्टर लिखा है बेटा। क्यूब तब आएगा अगर ऊपर वेक्टर लिखा है, अगर ऊपर वेक्टर लिखा है, अगर यहाँ पे R12 वेक्टर लिखा है। मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखा है इसलिए यहाँ पे R स्क्वायर ही आएगा डायमेंशनली। अगर मैं यहाँ R12 वेक्टर लिखूंगा तो नीचे क्यूब आएगा, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन में मत रहना भाई। F21 में भी ऐसे ही लिख सकते हो, GM1M2 डिवाइडेड बाई R क्यूब। अगर मैं क्यूब लिख रहा हूं तो ऊपर वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर नहीं। फिर ऊपर पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे तो हम वेक्टर को ही लिखेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये भी सही है नोटेशन, ये भी सही है नोटेशन, दोनों में से कुछ यूज कर सकते हो। यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है हम लोगों ने, ठीक है। चलो, अब हम लोग यहां पे लास्ट जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल डिस्कस किया था। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल बहुत आसान था, आप लोगों को मैंने इसके बारे में लिखवाया था। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स यहां पे पड़े हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, और आप पर्टिकुलरली किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स देखना चाहते हो, मान लो ये हमारी हीरो है, ये अपनी मूवी का हीरो है, हमें और क्या लेना देना दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है? हमें क्या लेना देना दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है? हमें तो लेना देना है कि भैया इसके साथ क्या हो रहा है। अगर बहुत सारे मासेस है, मान लो ये मेरा मास M1 है, हम इसको अपना हीरो मान रहे हैं, अपनी मूवी का हीरो ये है, बाकी मासेस ये रहा, ये मास M2 है, ये वाला मास M3 है, ये वाला मास M4 है, ये वाला मास M5 है, एंड सो ऑन। बहुत सारे मासेस हैं, M6 M7, बहुत सारे मासेस हैं। अगर ये अपने मूवी का हीरो है तो हमें सिर्फ ये देखना है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उन सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर देना है। अगर हमें इस पे नेट फोर्स निकालना था, F1 पे नेट फोर्स निकालना था, तो मुझे देखना था इस पे सेकंड ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाएगा, थर्ड ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाएगा, फोर्थ ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाएगा, फिफ्थ ऑब्जेक्ट कितना लगाएगा। अरे बाबा, अपने लिए हीरो यही है, अपना हीरो यही है, तो अपना हीरो अगर यही है तो भैया इसी में हम लोग देखेंगे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और उन सबका वेक्टर सम करेंगे। पर याद रखना वेक्टर सम होगा। ऐसा भी होगा इस चैप्टर में जहां वेक्टर सम की जरूरत नहीं होगी, पर वो फोर्स नहीं होगा, वो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। पर जब हम फोर्स पढ़ रहे हैं तो वेक्टर सम होगा, ये जरूरी है। चलो एक सवाल करते हैं, ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा ना, ठीक है ना। ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा, ऐसे तो हम लोग सीख ही नहीं पाएंगे। तो अब अगर हम सवाल करें, मैंने यहां पे एक सवाल रखा है। सवाल देखो क्या है। 3 particles of identical masses m are kept at the vertices of equilateral triangle of each side A. The gravitational force of attraction on any one of the particle. अब 3 पार्टिकल्स यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। एज पर दी क्वेश्चन यहां पे 3 पार्टिकल्स कंसीडर करने उसने बोला है। कहां कंसीडर करने हैं? आइडेंटिकल मास है, आर कैप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पे 3 पार्टिकल कंसीडर करने हैं। यहां ले लिया, यहां ले लिया, यहां ले लिया। तीनों का मास खजूरो, हमें कैसा लेना है? सेम। तीनों का मास कैसा लेना है? बोलो, सेम लेना है। और अब हम लोगों को क्या बोल रहा है? ये जो पड़े हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए कह रहे हैं, सॉल्व करने के लिए, जहां पे उसकी एज लेंथ कितनी दे रखी है? ए। तो ये सारी एजेस हम लोगों को ए दे रखी है। अब आसान है, सवाल आसान है। कैसे सवाल को अप्रोच करेंगे? बहुत आसान है।
हम लोगों को अब क्या करना है, किसी भी एक मास पे, यही तो बोल रहे हैं, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी वन ऑफ द पार्टिकल, एनी वन, किसी भी एक पे, किसी भी एक पे निकाल लो। आप किस पे निकालना चाहते हो, आप नाम दे दो ना, इसको आसान रहता है ना, ए बी सी बोल दो। आप बताओ किस पे निकालना चाहोगे, बेस्ट है चलो ए पे निकाल लेते हैं, थोड़ा देखने में भी आसान रहेगा। हम ए पे नेट फोर्स निकालना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं ए पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ वो फोर्सेस देखेंगे जो ए पे लग रहे हैं। जो बी और सी के बीच में फोर्सेस हैं उन पे चर्चा नहीं करेंगे, जो फोर्स ए पे लग रहा है सिर्फ उन पे चर्चा करेंगे। तो ए पे एक फोर्स यहां लग रहा होगा और एक पे ए फोर्स यहां लग रहा होगा, ये दो फोर्सेस हैं जो ए पे लग रहे होंगे, समझ में आता है। और इन दोनों फोर्सेस के बारे में आप लोग मुझे बता सकते हो कितना होगा। आप देख सकते हो ए पे एक फोर्स बी लगा रहा होगा, एक फोर्स सी लगा रहा होगा, और इसके बीच का एंगल सोचो कितना होगा। ये वाला एंगल बताओ मुझे कितना होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तुम जानते हो ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, ये वाला थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आप मुझे पहले ये फोर्स बताओ, ये फोर्स भी एफ होगा, ये भी एफ होगा, दोनों सेम होंगे, सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो यहां पे नेट फोर्स इसका कितना होगा ये निकालना है। टाइमर देता हूं मैं आप लोगों को करने के लिए, क्वेश्चन को करने के लिए मैं टाइमर देता हूं, और आप इसको सॉल्व करके मुझे बता दो आपके अकॉर्डिंग नेट फोर्स कितना आ रहा है। सिर्फ ए पे निकालना है। बी और सी के बीच में क्या फोर्स लग रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बी और सी के बीच में क्या फोर्स लग रहा है इससे अपना कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लेना देना है वो ए से है। ए पे एक फोर्स बी लगा रहा है, एक सी लगा रहा है, नेट फोर्स बताओ। दो फोर्सेस, एक बी के द्वारा लगाया जा रहा है, एक सी के द्वारा लगाया जा रहा है ए पे। हमें निकालना है इनका रिजल्टेंट कितना होगा। देखो भाई एफ तो आपने निकाल ही लिया होगा, आप देख सकते हो दो फोर्सेस लग रहे हैं ये वाले। अगर आप एफ की बात कर रहे हो, एफ इजिली निकल जाएगा जो फोर्स ए और बी के बीच में है ना, यही फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी होगा, यही फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी होगा। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, और कितना होगा, आप इसको क्या लिख सकते हो, जी टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, यही लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इसी को हमने एफ मान लिया ना यहाँ पे। और अगर हम ध्यान से देखें दो फोर्सेस लग रहे हैं, यहां एफ और यहां एफ, मतलब एक फोर्स यहां पे एफ लग रहा है, एक फोर्स यहां पे एफ लग रहा है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो आपको याद है वेक्टर्स में अगर दो फोर्सेस सेम लगते थे या दो दो वेक्टर्स सेम ऐड हो रहे होते थे तो रिजल्टेंट क्या आता था, एफ नेट का फॉर्मूला क्या होता था। यहाँ पे फॉर्मूला होना चाहिए था 2f cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला याद है। वेक्टर्स में रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता था, अगर दो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो 2a cos थीटा बाई 2 ये लिखते थे हम, तो 2f cos थीटा बाई 2। और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे 2f cos 60 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2 बनेगा। 60 डिग्री कौन सा एंगल है, आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का एंगल है, फोर्सेस के बीच का एंगल है। और यहां पे क्लियरली हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2f cos 60 बाई 2 यानी कि cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि √3f। सिंपल है, हमारा नेट फोर्स ये आएगा √3f, यानी कि एफ नेट की अगर हम बात करें तो √3 टाइम्स जो भी हमारा यहां पे फोर्स था, यानी कि जीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, जीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये आंसर आना चाहिए सेकंड ऑप्शन। देखिए जरा कितने खजूरों ने आंसर सॉल्व कर लिया था, सेकंड ऑप्शन 60%, अप्रॉक्स 60%, नॉट बैड बट नॉट दैट गुड यार, तुम कर सकते थे, ये आसान सवाल था। देखा आप लोगों ने, आसान सवाल था ना, इस क्वेश्चन को समझा, किस किस को AK-47 हो गया, अगले सवाल के लिए तैयार है भाई साहब। आप तो सर अगला सवाल दो हमें, ये तो हो गया अपना, हो गया अच्छे से समझ में आ गया, एकदम करीब से समझ लिया, एक एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, कहीं दिक्कत परेशानी तो नहीं फेस कर रहे खजूर, समझ में आ गया, कुछ मुश्किल नहीं था, इजी था, ये फॉर्मूला याद था, ये वेक्टर्स में पढ़ा था, ये फॉर्मूला भूला तो नहीं है, ये फॉर्मूला याद रख भाई। अगर दो वेक्टर्स होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के, अगर ये भी ए है ये भी ए है, इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आता है, यहां पे अगर आप नेट निकालोगे, इसका रिजल्टेंट जो निकालोगे वो होता था 2a cos थीटा बाई 2। याद था या नहीं था, हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। अगर तेरे को नहीं पता तो इसको लिख, नोट डाउन कर फटाफट, और पता है तो आगे बढ़ जा, ठीक है, समझ में आ गया। ऑप्शन डी मार्क कर दिया, गलती से ऐड कर दिया भैया, वेक्टर सम में बार बार बोला था, वेक्टर सम है, स्केलर नहीं है कि आपने दोनों को जोड़ा और 2gm² लिख दिया, ये मत कर देना, ये गलती नहीं करना, मैंने पहले कहा था स्केलर नहीं है, वेक्टर सम करना है, यहां पे स्केलर सम नहीं करना। अगला सवाल इसी कैटेगरी का है, करोगे खुद से पढ़ोगे, पहले पढ़ना चाहिए ना, पहले खुद से खुद सॉल्व करके देखना चाहिए क्या करना है। 4 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m m m m चारों ही बराबर है,
They are capped in sequence at the corner of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square will be. अब यार ये सवाल अच्छा सवाल है, जरा इस पे ध्यान देंगे सभी। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान सवाल है, बस आप लोग डायग्राम बना लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सवाल देखो ध्यान से। Four particles of masses m are kept in the sequence at the corner of the square of a side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square. चार पार्टिकल, चारों पार्टिकल सेम मास के एजेस पे पड़े हैं और सेंटर पे भी एक मास पड़ा है। ठीक है, सेंटर पे भी एक मास पड़ा है, सेम मास ही पड़ा है, और आप लोगों को बताना है यहां पे क्या होगा, उस पर नेट ग्रेविटेशन फोर्स। यानी कि अगर आपने डायग्राम सही से बनाया तो यही आपका डायग्राम बना होगा कि सर यहां पे चार पार्टिकल्स बना दिए जाएंगे, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, एक इधर बना दो, चार पार्टिकल्स आपने यहां पे बनाए। ठीक है ना, चारों पार्टिकल्स को आपने यहां पे ड्रॉ किया, सारे मासेस एम 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 और एम, और एक पार्टिकल सेंटर पे पड़ा है, इसका मास भी एम है, इस पे नेट फोर्स देखना है, सेंटर वाले पे नेट फोर्स देखना है। तो ये सिमेट्रिकल सिस्टम हुआ। आप देख सकते हो यहां पे एक फोर्स लगेगा, यहां पे एक फोर्स लगेगा, यहां पे एक लगेगा, यहां पे लगेगा, और सारे फोर्सेस बराबर है। देख सकते हो आप, सारे फोर्सेस बराबर क्यों होंगे, सभी का डिस्टेंस एजेस से सेम होगा। और बाय सिमेट्री आपको क्या लगता है, ये राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा, या ऊपर जाएगा या नीचे? अगर आपको ऐसा लगता है ये ऊपर जाएगा तो नीचे क्यों नहीं जा सकता भाई? ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वही नीचे, जो लेफ्ट है वही राइट है। तो इसका मतलब है बाय सिमेट्री, इस पे क्या कह सकते हो आप, इसको बोलते हैं सिमेट्री वाले क्वेश्चन। तो इसको हम सिमेट्री वाले क्वेश्चंस कह सकते हैं। सिमेट्री यहां से बता रही है हर जगह से सेम फोर्स इस पे जब लगाया जाएगा तो नेट फोर्स कितना आना चाहिए, आइडियली नेट फोर्स कितना आ जाना चाहिए, यहां पे जीरो आ जाना चाहिए ना भाई। देखो ये फोर्स इसको खा जाएगा, ये फोर्स इसको खा जाएगा, इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, हो ही नहीं सकता ना नेट फोर्स इसमें। ठीक है ना, तो यहां पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, डायरेक्शन के हिसाब से देखोगे जीरो हो जाएगा। सिर्फ 32% बच्चे आंसर कर पाए इसका, एंड दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे आसान था रे। अच्छा चल ऐसे सोच, मेरी बात सुन, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे एक बात बता, ये तेरे चार दोस्त यहां पे खड़े हैं, बीच में तू खड़ा है, तेरे लिए चारों दोस्त बराबर है, ऐसा नहीं है तू किसी से पार्शियलिटी रखता है, क्योंकि उसने चारों मासेस बराबर दिए। अब यहां से ये तेरे को आवाज मार रहा है, यहां से ये मार रहा है, यहां से ये मार रहा है, यहां से मार रहा है, कहां जाएगा, कहां जाएगा? सर यहां जाऊंगा, यहां जाएगा तो यहां क्यों नहीं जाएगा, ये भी तो उतना ही है, यहां जाएगा तो यहां क्यों नहीं जाएगा, ये भी तो उतना ही। अरे नेट फोर्स जीरो जाएगा, वेक्टर सम है भाई। कई बच्चे इसको जोड़ के 4 टाइम्स लिख रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे। तो हमें निकालना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, इस पे नेट फोर्स निकालना था। अब बता, कॉन्सेप्ट चमका, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें अब कोई डाउट नहीं है, तेरे को समझ में आया। तूने जो भी गलती करी है सिर्फ 32 या 30% बच्चों ने आंसर सही करा है, बाकियों ने क्या गलती करी, बहुत ही कंसेप्चुअल एरर किया यार। ये तो बहुत आसान था, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा दिमाग, फिजिक्स है, फील का काम, फील करना था, महसूस करना था, क्वेश्चन को हो जाता, कोई खास कैलकुलेशन नहीं थी, महसूस करना था सिर्फ। आया समझ में? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 12th में किए थे, इलेक्ट्रोस्टैट्स में किए होंगे, बिल्कुल प्रियंका सही कह रही है, राइट। डन 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 डन, चल भाई हो गया, समझ में आ गया अच्छे से। सिमेट्री वाले और भी क्वेश्चंस करेंगे, बट अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बदल दूं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं ना हम लोग, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था। चलो अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता, मान लो मैं आपको बोल देता यहां पे भी मास एम है, ठीक है ना, यहां पे भी मास एम है, ठीक है, यहां पे भी मास एम है, यहां पे भी मास एम है, ठीक है ना, बस ये सारे मासेस मैं यहां पे रख देता हूं, ठीक है, और क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, फाइंड नेट फोर्स ऑन any mass, any of the mass placed at edges। ठीक है, किसी भी एक मास पे फोर्स निकाल के दिखा दो, जैसे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। स्क्वायर मान के चल रहा हूं, एज लेंथ में इसकी ए लेके चल रहा हूं, एज लेंथ में इसकी ए लेके चल रहा हूं। इसको करने का तरीका क्या है, कैसे इस क्वेश्चन की अप्रोच होगी, ठीक है ना, पहले अप्रोच पे काम करते हैं। किसी भी एक पे निकाल लो, कोई भी एक पकड़ लो, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही वाला पकड़ना है, यही पकड़ना है, कोई भी एक ले लो। मान लो मैं इस पे निकालना चाहता हूं, इस पे निकाल लो ना। तो अब जरा फोर्सेस की बात करो, इस पे फोर्सेस लग कौन कौन से रहे। अगर आप ध्यान से देखोगे, एक फोर्स तो ये लगाएगा, आप पहले एबीसीडी डाल दो यहां पे,
तो आपके लिए देखना आसान हो जाएगा, सर इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं। सभी पे जो फोर्स होगा सेम ही लगेगा, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी। तो मैं यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं बी पे निकाल रहा हूं। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, चलो सोचो। सर बी पे निकालना है तो एक फोर्स यहां पे डी लगाएगा, इस पे एक फोर्स ये लगेगा, एक फोर्स ये लगेगा, दिख रहा है आपको? एक फोर्स यहां राइट साइड लगेगा, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और एक सी भी लगाएगा। तीनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एक सी भी लगाएगा, सी भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्या यही तीन फोर्सेस होने चाहिए, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है? देख सकते हो जिनमें से दो फोर्स बराबर होंगे, कौन कौन से, डी और ए। डी और ए वाले फोर्सेस बराबर होंगे। जो फोर्स यहां पे लगेगा बी पे, ठीक है ना, जो फोर्स यहां पे बी पे लग रहा है, किसके द्वारा, डी द्वारा। यहां पे जो फोर्स बी पे लग रहा है डी के द्वारा, इसको आप अगर एफ कह रहे हो तो इस फोर्स को भी आप एफ ही कहोगे। ये फोर्स कौन सा है, जो बी पे लग रहा है ए के द्वारा, जो ए लगा रहा है, यानी कि इसको भी आप एफ कहोगे। कैसे कह सकता हूं, क्यों नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ मासेस और डिस्टेंस सेम है। जो डिस्टेंस इसका इससे, वो डिस्टेंस इसका इससे। क्या ये डिस्टेंस भी सेम है, नहीं। ये दूरी कितनी है ए, ये दूरी कितनी है ए, पर अगर आपको याद हो ये दूरी अगर आप चेक करोगे तो ये दूरी होगी a√2। ये डायगोनल है रे, तो सी वाला फोर्स एफ नहीं होगा। जो फोर्स सी लगाएगा बी पे, है ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, वो एफ के बराबर नहीं होगा, वो अलग होगा। हम निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं। अगर आप यहां पे एफ बी डी निकाल रहे हो और एफ बी ए निकाल रहे हो, जिसको आपने एफ बोल दिया, दोनों फोर्सेस को एफ बोल दिया है, वो सिंपली होगा जी एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, खुद देखो। जो फोर्स बी पे डी लगा रहा है, जो फोर्स बी पे ए लगा रहा है। बट उसी तरीके से अगर आप फोर्स निकालोगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी, वो होगा जी टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मास यानी कि एम स्क्वायर और डिस्टेंस का स्क्वायर, a√2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा जीएम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। अल्टीमेटली जीएम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का आधा है ये, यानी कि इसको आप f/2 लिख सकते हो या नहीं, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते, लिख सकते। इसको आप क्या लिख सकते हो, f/2 लिख सकते हो। अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि एक फोर्स यहां पे लग रहा है f, देखा जाए, एक फोर्स यहां पे लग रहा है f, और एक फोर्स यहां पे लगा। ये फोर्स कितना लगा, तीसरा वाला फोर्स कितना लगा, अगर आप ध्यान से देखोगे f/2। तीन फोर्सेस लग रहे हैं, इसका रिजल्टेंट चाहिए। अच्छे से बताओ, एक फोर्स एफ यहां पे लग रहा है, एक फोर्स एफ ऊपर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। ये फोर्स कौन सा था, अगर आप ध्यान से देखोगे बी डी बी ए, ये दोनों फोर्सेस बराबर, और ये बीसी, बीसी का जो फोर्स है वो अलग है, क्योंकि ये a√2 डिस्टेंस पे मैंने निकाल लिया बीसी से कितना फोर्स लगेगा। देखा जाए ये f/2 ही है, जो एफ बी डी है, जो एफ बी ए है, उसका आधा ही है। अब आप इसका रिजल्टेंट निकाल लो। कैसे निकालना चाहिए, आपको पता है इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट पहले निकाल लिया जाए। कितना होता है, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, सेम हो, इन दोनों का रिजल्टेंट आपको पता है यहां पे कितना आ जाएगा, f√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे f√2 हो जाएगा। तो यानी कि जो नेट फोर्स आ जाएगा आपका, वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। आपने इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया अलग से। तो अगर आप यहां से नेट फोर्स निकालना चाह रहे हो, इन दोनों का रिजल्टेंट आप पहले ही निकाल चुके हो, अब इन दोनों को भूल जाओ, अब इनको भूल जाओ ना, अब तो बस यही फोर्स आएगा, यानी कि f/2 प्लस f√2। तो आपने कहा मैंने f कॉमन ले लिया, तो 1/2 प्लस √2 यही आ जाएगा। और f की वैल्यू आप जानते ही हो, gm स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहां पे 1/2 प्लस √2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। जल्दी से बताओ, ये समझ में आ गया, मेथड क्लियर हो गया, मेथड क्लियर हो गया, समझ में आ गया इसी तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। मुश्किल नहीं है, आसान है, मुश्किल नहीं है भाई। एक एक का इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे, इसका कंट्रीब्यूशन यहां पे, फिर यहां पे, फिर वेक्टर सम, यानी कि आपको वेक्टर की एक अच्छी याद दिला रहे हैं। आपको वो दिन याद आ गए होंगे जब जगजोत सर स्टार्टिंग में आए थे, है ना, खजूरों की महफिल सज रही थी, वैक्टर्स पढ़ रहे थे शुरुआत में हम कुछ कुछ, है ना, मोशन इन अ प्लेन से पहले वैक्टर्स पढ़ाया जा रहा था, तब ये सारी चीजें बताई जा रही थी। देख रहे हो उसका इस्तेमाल किस तरीके से हम लोगों ने किया है। ओके, आ गया ना समझ में, अच्छे से देख लो ध्यान से। बेस्ट तरीका है इसको ऐसे करने का, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, एफ और एफ के रिजल्टेंट में, अरे भाई आप वैसे भी देख सकते हो, और एफ और एफ का रिजल्टेंट कितना होगा आप ऐसे देख सकते हो, 2f cos, कितना एंगल है इनके बीच में, बोलो इन दोनों के बीच में, एफ और एफ के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री बाई 2। आप करके देख लो, √2f ही आएगा, आप करके देख लो, इन दोनों का रिजल्टेंट f√2 ही आएगा। ये बहुत बार कराया गया क्लास में, ठीक है ना, काफी बार कराया गया क्लास में ये। अब आते हैं सिमेट्री वाले क्वेश्चंस पे। सिमेट्री वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है ना। एक सेकेंड, इसको थोड़ा स्लाइड को एडजस्ट कर लेते हैं। सिमेट्री वाले क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे होते हैं,
मजेदार होते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा सिमेट्री में यहाँ पे आंसर क्या आया, यहाँ पे ये सिमेट्री बन रही थी, यहाँ पे आपने इसको सिमेट्री से सॉल्व किया। क्या सिमेट्री होती है भाई? अपना आपको ऐसे ही महसूस करो ना कि भाई मैं बीच में फंस गया, यहां से आवाज आ रही है, यहां से आवाज आ रही है, यहां से आ रही है, कहां जाऊं, कहीं नहीं जाता, वहीं रहूंगा। ये सिमेट्री कहती है। सिमेट्री कहती है भाई आसपास एक जैसा माहौल होगा, ऐसे में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसको आप इक्विलिब्रियम भी कह सकते हो। अब ऐसी ही सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी और सवालों में। बहुत सारी जगह हम ऐसे सवाल देख सकते हैं, जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ट्राइंगल बना दिया, ठीक है ना, इस तरीके से ट्राइंगल बना दिया, और यहां पे कुछ मासेस की प्लेसमेंट कर दी। एक मास मैंने यहां रख दिया, एक मास मैंने यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, सेंट्रॉइड पे रख दिया, ठीक है। ये सिमेट्री वाला सवाल होगा। ऐसे अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो एक सिस्टम और ले लेते हैं, यहां पे हम लोग ऐसे स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, इस पे भी मासेस का प्लेसमेंट कर देते हैं। एक मास मैंने यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, और एक सेंटर पे रख दिया। ऐसे हेक्सागन ले लेते हैं एक बार, ठीक है ना। आप कुछ भी ले सकते हो, पेंटागन भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है हेक्सागन ही लेना है, आप ऐसे पेंटागन भी ले सकते हो, हेक्सागन भी ले सकते हो, जितनी भी है, पर ये सारे रेगुलर है। रेगुलर का मतलब पता है क्या है? ये रेगुलर ट्रायंगल है। रेगुलर ट्रायंगल को आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हो, मतलब सारी साइड सेम है। इसी को आप रेगुलर पॉलीगन के नाम से भी जानते हो। जो भी मैं ले रहा हूं वो रेगुलर पॉलीगन्स कंसीडर कर रहा हूं। पॉली का मतलब बहुत सारी साइड्स। ये मेरा 3 साइड वाला पॉलीगन है, जिसको ट्राइंगल कहते हो, इसको स्क्वायर कहते हो, इसको रेगुलर पेंटागन कहते हैं। और यहां पे भी हम मासेस रख देते हैं, यहां पे भी मासेस रख देते हैं। कुछ मासेस यहां पे रख दिए जाएं, जैसे ये हमने रख दिया, और एक मास हमने यहां पे इसके एग्जैक्ट सेंटर पे रख दिया। ऐसी मैं जितनी मर्जी एजेस बना सकता हूं, जरूरी नहीं है 3 बनानी है, जरूरी नहीं है 4 है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 एजेस हो सकती हैं। तो यहां पे ये 3, 4 और 5 साइड्स वाले मैंने बना दिए। रेगुलर है। रेगुलर का मतलब अगर ये एज लेंथ ए है तो सारी एज लेंथ यहां पे ए ही होंगी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह काम करेगा। अब मासेस को अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो मैंने सारे सेम रखे हैं, सिमेट्री वाले क्वेश्चंस कर रहा हूं, ये सारे मासेस कैसे हैं? सेम है। अब आपसे पूछेगा नेट फोर्स, यहां पे सिमेट्री में कौन सा मास है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, या बीच वाला? खुद सोचो। इसको आप बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, और बीच वाले को बोल दो ओ। कौन सा मास सिमेट्रिकली पड़ा? किसको सिमेट्री महसूस हो रही होगी? इसको सिमेट्री महसूस हो रही होगी। यहां से यहां से यहां से एक जैसा एटमॉस्फेयर फील कर रहा होगा। इसको लगेगा जैसा एटमॉस्फेयर इधर है वैसे इधर है, वैसे इधर। इसके पास सिमेट्री है क्या? नहीं, इस पे सिमेट्री नहीं है, इस पे सिमेट्री नहीं है, इस पे है। ये हर तरफ से ऐसा घिर गया है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई पूछे नेट फोर्स ऑन ओ, वो कितना हो जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, नेट फोर्स ऑन, यहां पे इसको क्यू लिख देते हैं, या फिर चलो क्यू लिख देते हैं। नेट फोर्स ऑन, यहां पे जो क्यू पे पड़ा है, ठीक है ना, जो क्यू पे पड़ा है, ठीक है ना, नेट फोर्स ऑन मास एट क्यू, जो क्यू पे मास पड़ा है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमेट्री से। कैसे सर? सिमेट्री लगाओ आप यहां पे। आप सिमेट्री लगाओगे, एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स यहां लगेगा, एक फोर्स यहां लगेगा, तीनों को ऐड करके क्या आ जाएगा? अगर आप ध्यान से देखोगे 0 आ जाएगा। ऐसे यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे मास एम है, यहां पे मास एम है, यहां पे मास एम है, यहां पे मास एम है। यहां पे एक आपने ऑब्जेक्ट रखना है, इसको बोल दो ए बी सी डी, इसको बोल दो ई। तो जो नेट फोर्स है, सारे मासेस अगर एम है, अच्छा इसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं, जो एजेस पे पड़े हैं वो सिमेट्रिकल होने चाहिए। इसका मास कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है इसका मास भी है, उसका आप एम नॉट भी डालोगे तो भी चलेगा, मतलब इसका मास आप एम नॉट भी डालोगे तो भी चलेगा। बस सिमेट्री क्या है कि आसपास के मासेस सेम होने चाहिए। तो जिस ऑब्जेक्ट पे सिमेट्री डिस्कस की जा रही है उसके आसपास एक जैसे मास होने चाहिए। ये भी रेगुलर है। अगर आप इस पे नेट फोर्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 0। ये क्वेश्चन तो किए थे ना अभी थोड़ी देर पहले। इस पे नेट फोर्स निकालोगे तो इस पे भी क्या आ जाएगा? 0, है ना। एफ ऑन ई, ये कितना आ जाएगा? 0। ऐसे यहां पे भी कह दो कि सर अगर रेगुलर हमारा फिगर है तो जो नेट फोर्स आता है वो हमेशा कितना आ जाता है? अगर हम ध्यान से देखेंगे वो 0 आ जाता है। यहां पे भी आप ऐसे कुछ नाम दे सकते हो, ए बी सी डी ई, मान लो यहां पे एफ है, ठीक है ना। तो जो नेट फोर्स यहां पे एफ पे लग रहा है वो हो जाएगा 0 बाय सिमेट्री। सिंपल है। सिमेट्री समझ में आ रही है अच्छे से? चलो बताओ, इजी है। रेगुलर पॉलीगन्स में आप इस तरीके से सिमेट्री पे बात कर सकते हो, ठीक है ना, समझ सकते हो ना। इस तरीके से सिमेट्री पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जा सकता है। मान लो सिमेट्री को ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं? सवाल पे आते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं सिमेट्री को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। मान लो मेरे पास हेक्सागन है, इस तरीके से देखना, रेगुलर हेक्सागन ले रहे हैं, मतलब सारी एजेस सेम होंगी। तो यहां पे अगर आप सारी एजेस देखोगे वो हम लोग कैसी लेंगे? बराबर लेंगे। इसी को आप क्या बोलोगे? रेगुलर। रेगुलर का मतलब एक जैसा, हेक्सागन।
हेक्सागन यार ये तो आप पता नहीं कितनी बार केमिस्ट्री में बनाते होगे, है ना। बेंजीन बना बना के आपका दिमाग पक गया होगा हर बार बेंजीन। ऑर्गेनिक चालू हो गई है क्या? ऑर्गेनिक जब चालू होगी ये स्ट्रक्चर बना बना के आपका मूड खराब हो जाएगा, अरे यार कितनी बार बनवाते हैं सर, है ना। ठीक है भाई, अपन नहीं बनवाएंगे, अपन ने एक दो बारी बनवाना है, और यहाँ पे बोन्ड वोन्ड नहीं बनाने हैं। आई एम जस्ट ड्रॉइंग रेगुलर हेक्सागन। तो यहां पे आप बहुत सारे मासेस रखोगे, एक मास यहां पे, एक मास यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे। अब जो ये सारे मासेस हैं सब सेम है। अगर ये सारे मासेस कैसे, एम 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 एम, अब एक सेंटर पे हमने मास रख दिया, यहां पे एक सेंटर पे मास रख दिया, ये कुछ भी हो सकता है। मान लो मैंने इस मास को कैपिटल एम कह दिया। अब बताओ नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स ऑन एम, ऑब्वियस सी बात है जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा आपको पता है, जीरो होगा। सिमेट्री है सर, बाय सिमेट्री नेट फोर्स जीरो होगा। बट अगर मैं सिमेट्री ब्रेक कर दूं, सिमेट्री ब्रेक कर दूं इसका मतलब क्या है, इसी रेगुलर हेक्सागन से मैं एक मास को, किसी भी एक मास को हटा दूं, सेंटर वाले को नहीं, सेंटर पे तो नेट फोर्स निकालना है, किसी एक मास को हटा दो, किसी भी एक को हटा दो। मान लो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, ये सारे मासेस रखे रहने देते हैं और इधर वाला मास हटा देते हैं। एक मास मैंने हटा दिया, आपको नजर आ रहा है अब यहां पे एक मास हट गया। अब क्या नेट फोर्स जीरो होगा या नहीं? अब क्या नेट फोर्स जीरो होगा सेंटर वाले पे, बताओ। अब नेट फोर्स जीरो होगा नहीं। पहले सिमेट्री थी, सिमेट्री किस तरीके से थी सर, हर तरफ से फोर्स लग रहे थे सर, एक फोर्स यहां लग रहा था, 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 सब कैंसिल कर रहे थे एक दूसरे को। बाय सिमेट्री यहां पे सिमेट्री बन रही थी इस पे, सेंटर वाले ऑब्जेक्ट पे, तो सिमेट्री के कारण नेट फोर्स जीरो था। अब सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री ब्रेक हो गई, नो सिमेट्री नो, ठीक है ना। अब यहां पे सिमेट्री नहीं है, आपको नजर आ गया होगा, सिमेट्री ब्रेक कर दी सर ने, एक मास को यहां से हटा दिया। अब क्या होगा सोचो, अब आप सिर्फ ये सोचो कि सर ये डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं क्या। अच्छी बात बताऊं, रेगुलर हेक्सागन में एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, अगर ये एज लेंथ ए है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री बनता है रेगुलर हेक्सागन में, क्योंकि टोटल एंगल होता है 360 और यहां पे 6 साइड्स बनेंगी, ऐसे 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 ऐसे, तो हर एक एंगल यहां पे कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, 60 डिग्री। तो ये एक्चुअली इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है इसके अंदर, जिसकी कारण, जिसकी वजह से हम लोग क्लियरली कह सकते हैं, अगर इसकी ये साइड ए है, ठीक है ना, अगर इसकी ये वाली साइड ए है तो हम क्लियरली कह सकते हैं, अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए हो तो ये डिस्टेंस भी ए होगा, ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा, ये वाला डिस्टेंस भी ए होगा। ये सारे डिस्टेंसेस आपको कितने नजर आएंगे बोलो, ए नजर आएंगे। ये क्यों हुआ यहां पे, क्योंकि यहां पे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। कैसे, ये साइड तो ए है, ये इक्विलेटरल क्यों बना, क्योंकि ये एंगल 60 हुआ और ये दोनों एंगल भी 60 हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों साइड्स बराबर है तो ये दोनों एंगल भी 60 60 हो जाएंगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। इसलिए अगर आप रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहे हो, उसकी एज आपको ए दे रखी है, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस भी ए होगा। हेक्सागन की बात कर रहे हैं, पेंटागन की नहीं। रेगुलर हेक्सागन में ऐसा होता है, क्योंकि इसमें ये जो बीच वाला एंगल है 60 बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब अगर हम ध्यान से देखें, आप सिर्फ ये सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि भाई साहब अगर यहां मास बैठा होता, जो कि यहां पे है नहीं, अगर ये होता तो ये फोर्स कहां लगाता, ये इस पे फोर्स लगाता राइट साइड। अगर ये यहां पे बैठा होता तो ये फोर्स कहां लगाता, राइट साइड। बाकी मासेस मिलके फोर्स कहां लगाते हैं, लेफ्ट साइड। आप समझो, ये ब्लू वाला मास यहां बैठा होता तो ये फोर्स कहां लगाता, बोलो राइट साइड, तो बाकी सब कहां लगाते हैं, लेफ्ट साइड। कहने का मतलब है बाकी सब इस पे फोर्स लेफ्ट लगा रहे हैं। मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो बाकी के मासेस, कौन कौन से मासेस की बात कर रहा हूं मैं कह देता हूं ए बी सी डी ई, और इसको मान लेते हैं हम एफ, और इस मास को हम मान लेते हैं ये कहां पे पड़ा है, जी पे पड़ा है। तो अगर आप ए बी सी डी और ई इन सभी के फोर्सेस को जोड़ोगे, फोर्स ऑफ ए बी सी एंड डी ई, ए बी सी डी ई सभी के फोर्सेस को जोड़ोगे तो ये सब मिलके यहां पे फोर्स लगा रहे होंगे, और अकेला एफ वाला फोर्स राइट साइड लगा रहा होगा, तभी नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा, है ना। अकेला एफ वाला फोर्स कहां लगा रहा होगा, राइट साइड लगा रहा होगा, तभी नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा। अब यहां पे तो कोई फोर्स है नहीं, यहां पे तो कोई मास है नहीं, यानी कि राइट साइड कोई फोर्स नहीं है, ये सब मिलके इसको कहां धक्का मारेंगे, इससे अवे। यानी कि जो मास आप हटा दोगे उससे ये ऑब्जेक्ट अवे जाने लगेगा। फिर से समझो, अगर आप बोलोगे कि सर सारे मासेस यहां पे बैठे हुए थे, तो ये वाला ऑब्जेक्ट अगर यहां पे मास होता तो ये फोर्स कहां लगाता, राइट साइड लगाता, और बाकी सबको मिलके फोर्स कहां लगाना होता, लेफ्ट साइड। तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा ना भाई, सिमेट्री होनी चाहिए ना। आप जब कह रहे हो नेट फोर्स जीरो हो रहा है तो ऐसे ही तो होंगे।
तो आप क्लियरली कह सकते हो सर हाँ ऐसे आप समझ सकते हो। या फिर आप ये भी कह सकते हो सर इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देगा, इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देगा, तो सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, वो लेफ्ट साइड लगेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर हम एक काम करते हैं, जो फोर्स ए लगा रहा है उस फोर्स को इससे काट देते हैं, जो फोर्स ये लगा रहा है इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, तो सर सिर्फ एक ही फोर्स बचा। यानी कि हम लोग क्लियरली कह सकते हैं यहां पे जो नेट फोर्स लगेगा वो लेफ्ट साइड लगेगा। और कितना लगेगा? जो ये अकेला राइट साइड लगा था वो ये पांचों मिलके कहां लगाएंगे? लेफ्ट साइड लगाएंगे। कितना फोर्स लगेगा अगर आप ध्यान से देखोगे? अच्छा ये फोर्स कहां लगाता है? राइट साइड। कितना लगाता? जी एम इंटू कैपिटल एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। जो ये अकेला इस पे राइट साइड लगाता वही सारे ये मिलके कहां लगाएंगे? इस पे लेफ्ट साइड। तो जो नेट फोर्स हमारे केस में आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? लेफ्ट साइड इतना आ जाएगा। बस क्वेश्चन सॉल्व, और कुछ करना ही नहीं है। नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कहां लगेगा? लेफ्ट साइड लगेगा, क्योंकि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। सिंस यहां पे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए जो नेट फोर्स लगेगा इस ऑब्जेक्ट पे कहां लगेगा? लेफ्ट साइड। अगर आप ये वाला मास हटा दोगे तो फोर्स इस पे कहां लगेगा? इधर। अगर आप ये वाला मास हटा दोगे तो इस पे फोर्स लगेगा इधर। कहने का मतलब है आप कोई भी मास हटा दो फोर्स उससे अवे लगेगा। यानी कि कहने का मतलब है, मान लो आपने कहा कि सर हमें ये वाला नहीं, मगर मतलब हम लोग ये मान रहे हैं कि यहां पे हर जगह मासेस हैं, सारे मासेस सेम है, यहां पे एम 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 है। तो जो मास यहां पे पड़ा होगा एम, इस पे नेट फोर्स कहां लगेगा? आप समझ रहे हो? जो मास आपने नहीं रखा है उससे अवे, यानी कि यहां लगेगा। और कितना फोर्स लगेगा? जी एम एम डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। सिंपल, वन स्टेप सॉल्यूशन है। ये अभी हम लोगों ने रेगुलर हेक्सागन में करा, पेंटागन में भी कर सकते हैं। ये भी हम लोगों ने रेगुलर हेक्सागन में किया, ऐसा पेंटागन में भी कह सकते हो। पेंटागन में कैसे होगा? अगर आप सेम सवाल पेंटागन में डिस्कस करो कि सर पेंटागन की एजेस पे फिर से हम मासेस रख देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मासेस रख देते हैं। यहाँ पे एक मास यहां रख दिया, एक मास यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक यहां रख दिया, एक इसके सेंटर पे रख दिया। एक कहां रख दिया? बोलो, इसके सेंटर पे रख दिया। अब यहां पे पेंटागन का अगर सवाल आएगा तो आपको ये डिस्टेंस देगा, क्योंकि इसकी एज लेंथ का डिस्टेंस सेंटर तक के डिस्टेंस के बराबर नहीं है। मतलब अगर ये डिस्टेंस ए है तो आप इसको ए नहीं कह सकते। यहां पे अगर पेंटागन का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये डिस्टेंस जरूर देगा, ये सारे डिस्टेंसेस आपको जरूर देगा, ये सारे डिस्टेंसेस सेम देगा। मान लो ये डिस्टेंस उसने आर दे दिया, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये मास भी एम है, ये मास भी एम है, ये मास भी एम है, और ये मास भी एम है। ये सारे मासेस एम है। और यहां पे जो सेंटर पे पड़ा है ये वाला मास, ये वाला मास कितना है? कैपिटल एम। तो जो सेंटर पे पड़ा है इस वाले मास को हम लोगों ने कितना ले लिया? अगर आप ध्यान से देख रहे हो, कैपिटल एम। तो आपने कौन सा मास हटाया? ये वाला। कौन सा मास हटाया? ये वाला। आप सिर्फ ये सोचो, ये मास इस पे फोर्स कहां लगाता? ऊपर लगाता। ये वाला मास इस पे फोर्स कहां लगाता? ऊपर लगाता। तो जितना ये अकेला इस पे ऊपर लगाता उतना ही ये चारों मिलके इस पे नीचे लगाएंगे। यानी कि नेट फोर्स कहां आएगा? उससे अवे आएगा। नेट फोर्स कहां आएगा? अवे आएगा। और कितना आएगा? आपको इन चारों को देखना ही नहीं, आपको सिर्फ इसको देखना है कि अगर यहां मास होता तो कितना फोर्स लगता? वो लगता है जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो जो चारों मिलके इस पे नीचे लगा रहे हैं वही ये अकेला इस पे ऊपर लगाता, तभी इक्विलिब्रियम आता। क्योंकि अब ये मौजूद नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जो ये अकेला इस पे ऊपर लगाता वही चारों मिलके नीचे लगाते। अब ये नहीं है तो इसका ऊपर वाला फोर्स नहीं है, ये वाला फोर्स होता तो नेट फोर्स, ये ऊपर वाला फोर्स इसके बराबर होता और नेट फोर्स 0 हो जाता। अब ये नहीं है तो इसलिए नेट फोर्स कहां रहेगा? नीचे की तरफ, और जी एम एम बाय आर स्क्वायर। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसको समझना आसान है, इजी है, ठीक है ना। इफ वी रिमूव टू मासेस विच अपोजिट इन रेगुलर हेक्सागन, नेट फोर्स एट द स्टिल इज 0। चलो, एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर रेगुलर हेक्सागन में हम दो मासेस हटाए तो हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हैं। चलो, रेगुलर हेक्सागन के केस में वो कह रहा है सर दो मासेस हटा के देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। रेगुलर हेक्सागन वैसे थोड़ा आसान होता है। रेगुलर हेक्सागन में आप कोई भी दो हटा दो। आपका मन किया कि सर हम दो हटा देते हैं, एक ये हटा दिया, एक ये हटा दिया। मान लो मैंने ये दो हटा दिए, आप देख सकते हो मैंने मान लो ये दोनों ही हटा दिए। अब बताओ, अब सोचो क्या होना चाहिए। रेगुलर हेक्सागन में सारे मासेस पड़े हैं, यहां पे भी एम है, 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 देख सकते हो आप, यही होगा। आप क्या करो इस केस में, आप इन चारों को भूल जाओ, ठीक है ना। आप इन चारों को भूल जाओ, सिर्फ सोचो, इन चारों को थोड़ी देर के लिए भुला दो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप सोचो दो मासेस यहां है तो इस पे फोर्स कहां लगता है? सर एक फोर्स यहां लगता है, एक यहां लगता है, एक फोर्स यहां लगता है, एक फोर्स यहां लगता है, ठीक है ना। इनका रिजल्टेंट कहां आता है? इधर की तरफ आता। अगर यहां पे दो मासेस होते, इन चारों को तो भूल जाओ, चार को देखने के से बेटर है दो को देख लो, इन चारों को देखने से बेहतर है इन दोनों को देख लो। अगर ये दो मासेस होते तो एक फोर्स यहां लगता है, एक फोर्स यहां लगता और रिजल्टेंट आता इधर।
है ना। कितना एंगल है इनके बीच में, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आता आपको पता है ना, रिजल्टेंट कितना आता, 2f cos 60 डिग्री। कितना आता, 2f cos 60 डिग्री, यानी कि कितना आता, 2f इंटू √3/2, तो √3f कितना आता अगर आप ध्यान से देखोगे, √3f आता। बट यहां पे दोनों मासेस हैं नहीं, अगर ये दोनों होते तो नेट फोर्स इधर आता, इनके बिल्कुल बीच में आता, और कितना फोर्स आता बोलो, √3f। क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है तो नेट फोर्स इधर नहीं आएगा, नेट फोर्स कहां आएगा, इसके अपोजिट आएगा, तो नेट फोर्स इधर आएगा और √3f आएगा। ये मेरा आंसर होगा, आप ऐसे समझ लेना। आपने अगर ये दो मासेस हटाए, आप सोचो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट, एक का रिजल्टेंट यहां पे f होता, एक का यहां f होता, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री होता। f क्या होता है आपको पता ही है, f पता है ना, यहाँ पे f क्या है, यहाँ पे gm, और जो भी सेंटर पे मास पड़ा है डिवाइडेड बाई a², ये है। तो यानी कि आपका जो नेट फोर्स है इन दोनों का रिजल्टेंट होता इधर आता, पर ये दोनों मौजूद नहीं है, तो ये चारों मिलके यही फोर्स इधर लगा रहे होंगे, ये चारों मिलके यही फोर्स इधर लगा रहे होंगे। अगर ये दो फोर्स कहां लगाते, ये दोनों मिलके √3f यहां लगाते, तो ये चारों मिलके √3f यहां लगाते, क्योंकि ये दोनों मौजूद नहीं है। अगर ये दोनों मौजूद नहीं है तो ये फोर्स आपको हटाना पड़ेगा, अगर ये फोर्स यहां पे नहीं है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो उधर की तरफ आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ गया अच्छे से, क्वेश्चन क्लियर है। आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जिसका भी ये डाउट था उसको ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्लियर है। एफ नेट 0 होता है रेगुलर हेक्सागन में, मैंने मना थोड़ी ना किया, एफ नेट 0 होता है, पर अगर आप एक मास हटा दोगे तब एफ नेट 0 थोड़ी ना होगा यार, क्या बात कर रहे हो। क्या आप एफ नेट हर बार 0 बोलोगे, एफ नेट तब 0 बोलोगे सेंटर पे जब हर जगह मासेस हो, जब आप इनमें से कोई मास हटा दो, क्वेश्चन ही तब पूछ रहे हैं बेटे, ठीक है ना। हम क्वेश्चन ही तब पूछ रहे हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन ही तब पूछ रहे हैं, ठीक है। 60/2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैंने √30 डिग्री की ही वैल्यू ली है, 60/2 ही है, वो 3/2 √30 डिग्री की cos 30 की ही वैल्यू ली है, cos 60 1/2 होता है, मैंने इसकी वैल्यू cos 30 वाली ही ली है, लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, पर वो ही ली है, ये cos 30 ही लिया है, cos 30 की ही वैल्यू √3/2 होती है बेटा। ओके डन बेटे, यहां पे फॉर्मूला याद नहीं है, भूलो मत, फॉर्मूला आता है 2 cos θ/2, तो हम लोगों ने जो लिया है 2 cos 60 डिग्री/2, यानी कि 2f cos 30 डिग्री, और सही वैल्यू डाली है वहां पे, तो यहां पे आ जाएगा 2f इंटू √3/2, f√3, सही है ना, ठीक है, ओके डन। अगर मासेस डिफरेंट होंगे तो सिमेट्री नहीं बनेगी, फिर हमें निकालना पड़ेगा। हाँ सर, अगर मासेस डिफरेंट हुए तो सिमेट्री नहीं बनेगी, तो हमें ध्यान से निकालना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मान लो, अब ध्यान से समझना कि सर अगर मासेस सेम ना हुए तो, मान लो मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाता हूं कि सर मासेस सेम ना हुए तो क्या होगा। चलो एक जरा अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सर मासेस सेम नहीं हुए, मान लो मैंने क्वेश्चन बनाया कुछ इस तरीके से, बड़े ध्यान से देखना कि सर यहां पे कोई मास है, यहां पे कोई मास है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, मासेस देखना ध्यान से। सर यहां पे हम ना 2m ले लेते हैं, बाकी जगह m ले लेते हैं, ठीक है ना, बाकी जगह क्या ले लेते हैं, m ले लेते हैं, और यहां पे बीच में ऐसे रख देते हैं, बाकी बीच में ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, बाकी बीच में इस तरीके से ले लेते हैं। अब मुझे बताओ क्या होगा, अब सोचो क्या होगा। यहां पे इसका मास कैपिटल M है, अब नेट फोर्स निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन M, F नेट ऑन M, इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है। सोचो क्या करना चाहिए, पहले आप लोग लॉजिक समझना ध्यान से। यहां पे अगर सारी जगह मासेस क्या होते हैं, M होते हैं, तो नेट फोर्स 0 होता। आप इसको दो जगह तोड़ लो, इसको तोड़ो, इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो M+M, क्या लिख सकते हो, M+M। ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, M+M। अभी आप एक M को भूल जाओ, सिर्फ एक M को देखो, तो इन सभी का रिजल्टेंट कितना आएगा। अभी थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाए, बाद में देखेंगे, इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए, किसी एक M को भूल जा थोड़ी देर के लिए, भूल जाएगा, M M M M M, तो नेट फोर्स क्या आएगा, इन पांचों की वजह से, इस M, इस M, इस M, इस M, इस M, इन पांचों की वजह से नेट फोर्स क्या आएगा, 0, सिमेट्री की वजह से। अब क्या होगा, सर इन सभी ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, इनको भूल जाओ, इन सभी ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, सर इनको भूल जाओ, अब सिर्फ एक ही मास बचा, ये मास, ये मास, ये मास, ये मास, आप ऐसे मान के चलो इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इनको हटा दो, अब बचा क्या, सिर्फ एक M, जिसको तुमने भुला दिया था उसको भी देखो, अब यहां पे कोई मास बचा ही नहीं है, अब इन मासेस को हम भुला रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनका इफेक्ट तो 0 है ना, अब तो सिर्फ एक मास बचा है। अब सोचो इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा, इसकी वजह से फोर्स कहां लगेगा, सर इधर की तरफ, ठीक है ना, इसकी वजह से यहां पे फोर्स कहां लगेगा, बोलो इधर की तरफ, और कितना फोर्स लगेगा, GM M डिवाइडेड बाई A², यानी कि अगर आप इस सिस्टम में ध्यान से देखोगे, नेट फोर्स इस पे डाउनवर्ड लगेगा, और कितना लगेगा, GM M/A²। कैसे आया, समझ में आ रहा है।
अगर आप इस 2m को m प्लस m लिख दोगे तो इन सभी m का इफेक्ट क्या हो जाएगा, यहां पे कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ यहां पे जो एक्स्ट्रा एक m बचा है सिर्फ उसी का फोर्स इस पे लगेगा, बाकी सारे m एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? किस किस को क्लियर हो गया? AK-47 है बच्चे से, AK-47 किस किस को क्लियर हो गया है, जल्दी से बताओ। कई बच्चे ना इन क्वेश्चंस को ऐसे भी करते हैं। एक बार एक बच्चे ने कहा कि सर हम इसको नेगेटिव मास से कर सकते हैं। देखो नेगेटिव मास जैसी कोई चीज होती नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैं यहां पे करा नहीं रहा। चार्जेस होते तो मैं नेगेटिव चार्ज की तरह इसको करा देता। तो नेगेटिव मास का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बट फिलहाल मैं उसको यहां पे इंट्रोड्यूस करके आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, आप इसको ऐसे ही कर लो। नेगेटिव मास वाला अभी बात करूंगा नहीं, वरना तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मास अपने आप अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव मास रिपेल करता है, नेगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करते। चार्जेस होता तो मैं नेगेटिव वाला ले लेता, ठीक है ना, क्लियर? ठीक है। अब एक बच्चे ने कहा सर यहां पे 2m की जगह 3m कर दो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता यार मुन्ना, 2m की जगह 3m कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताओ क्या होगा? सर यहां पे अगर हम लोग 3m कर दें, है ना, और मान लो सर हर जगह m कर दो, हर जगह आपको m करता हुआ दिख जाए, हर जगह m करता हुआ दिख जाए, और यहां पे मास कैपिटल m है। अब बताओ कैसे, क्या कर दोगे? ये सिस्टम किसके आइडेंटिकल है? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें, ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। सर इन सभी m को काट दो, m m m m और एक m यहां से हटा दो, बस यहां पे क्या बचेगा? 2m बचेगा। क्या ये सेम चीज है? क्या फोर्स निकालने के लिए ये कर सकता हूं या नहीं? आप बताओ, समझ में आ रहा है? लॉजिक क्लियर है भाई? m m m m और एक m यहां से हटा दो, इन सभी m का इफेक्ट यहां पे 0 हो जाएगा, बच्चा सिर्फ 2m। और यहां पे ये वाला मास है, ये डिस्टेंस कितना आपको पता है, जो भी डिस्टेंस दे रखा है, r दे रखा है या जो भी दे रखा है, तो इसमें जो नेट फोर्स आएगा वो इधर की तरफ आएगा। और कितना फोर्स आएगा? यहां पे मास कैपिटल M है और यहां पे 2m है, तो G इंटू 2m इंटू m डिवाइडेड बाई r²। खत्म। ऐसे कर सकते हो इस सवाल को, जितने मर्जी सवाल बना लो, अब तो बनते चले जाएंगे। अब इतने सारे कराऊंगा, हजारों 2000 सवाल बन जाएंगे भाई। कितने बनाओगे, कितने बनाओगे ऐसे? ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया तो खुद भी अपना दिमाग लगाओ और क्वेश्चंस करते जाना। तो ये हो गया रेगुलर वाले। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यही है जब नेट फोर्स 0 हो जाए। इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं जब नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पर यहां पे जो मैं आपको इक्विलिब्रियम सिखाने वाला हूं वो 3 मासेस सिस्टम के लिए सिखाऊंगा ऑन एन एक्सिस। 3 मासेस ऑन एन एक्सिस। तो मैं जो इक्विलिब्रियम आज डिस्कस करने वाला हूं आपसे वो ये वाला सिस्टम है, याद रखना। 3 मासेस जब आपको एक एक्सिस पे नजर आ जाए तो उसके इक्विलिब्रियम पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। 3 मासेस एक एक्सिस पे दिखेंगे। तो पहले थोड़ी देर के लिए चैट को म्यूट करूंगा, बड़े ध्यान से समझना। एक एक्सिस पे 3 मासेस बनाने हैं, बना दो। लो यहां पे एक एक्सिस कंसीडर करता हूं, ध्यान से देखना, नजर आ रही होगी आपको, एक एक्सिस नजर आ रही है, इस पे 3 मासेस बना दो। मान लो हमने एक मास यहां पे ले लिया, ठीक है, मान लो एक मास हमने यहां पे ले लिया, मान लो एक मास हम लोगों ने यहां पे ले लिया। 3 मासेस आपको नजर आ रहे हैं, 3 मासेस हैं। अब अलग अलग हो सकते हैं तीनों मासेस, ठीक है। मैंने मान लिया यहां पे ये जो मास है, ये मास कितना है मेरा? m1। यहां पे जो मास है इसको हमने मान लिया m2, और जो यहां पे मास है ये मास हमने कितना मान लिया? m3, ठीक है। और डिस्टेंसेस दे देते हैं, यहां पे डिस्टेंस ले लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग ये डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। मान लो m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस आपको एंड में जो पड़े हुए मासेस ये दे रखा है ना, ये डिस्टेंस आप लोगों को दे रखा है। लेटर से ये डिस्टेंस आपको दे रखा है a, ठीक है ना, ये डिस्टेंस दे रखा है a। आप मुझे बताओ इनमें से कौन इक्विलिब्रियम में हो सकता है? क्या m1 इक्विलिब्रियम में हो सकता है, क्या m2 इक्विलिब्रियम में हो सकता है, या m3, या ऑल? इक्विलिब्रियम मतलब किस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? विच ऑफ दीज कैन बी इन इक्विलिब्रियम? मेरा सवाल आप लोगों से सबसे पहले यही है, इनमें से कौन इक्विलिब्रियम में हो सकता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 होना, समझ लो। इनमें से किस पे नेट फोर्स 0 हो सकता है? m1, ऑप्शन बी m2, ऑप्शन सी m3, ऑप्शन डी ऑल, कि सभी हो सकते हैं इक्विलिब्रियम में। आप लोग पहले तो इसी का जवाब दे दो। इनमें से, इन तीनों में से आपको इक्विलिब्रियम में कौन नजर आ सकता है? क्या वो m1 है, क्या वो m2 है, क्या वो m3 है, या फिर सभी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को a दे रखा है। इस डिस्टेंस को आप चाहो तो इसको x1 कह देना, इस डिस्टेंस को चाहो तो x2 कह देना। क्लियरली यहां पे m1 पे इक्विलिब्रियम और m2 पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। पता है क्यों? आप जरा m1 की तरफ आओ, थोड़ी देर के लिए खुद को m1 समझ लो।
मान लो आप M1 हो, ठीक है ना, ओके, मान लोगे आप हो M1 और ये M3 और M2 बैठे, M3 और M2 आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, प्यार से बुला रहे हैं, अच्छा M3 आपको अपनी तरफ बुला रहा है, M2 भी आपको अपनी तरफ बुला रहा है, दोनों आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। अगर आप इस पे फोर्सेस देखोगे, इस पे जो फोर्सेस लगेंगे दोनों फोर्सेस राइट साइड लगेंगे, फोर्स ऑन M1 है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या ये रेस्ट पे रह सकता है? नहीं, इसको तो भाग के जाना पड़ेगा, दोनों बुला रहे हैं। ऐसे ही M2 पे है, M2 पे भी दोनों फोर्सेस यहां लगेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों इसको लेफ्ट साइड खींच रहे हैं, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में कभी नहीं आ सकते, ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते। अगर आप M3 की बात करोगे तो ये आ सकता है, M3 आ सकता है, M3 पे एक फोर्स यहां लग रहा है राइट साइड, एक फोर्स लग रहा है 3 पे 2 की वजह से, एक फोर्स लग रहा है 3 पे किसकी वजह से बोलो, अगर आप ध्यान से देखोगे 1 की वजह से, और अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो गए तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, मतलब इसके चांसेस है, मुझे नहीं पता भी है या नहीं इक्विलिब्रियम में, पर इसके चांसेस हैं इक्विलिब्रियम में आने के, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम में कोई मास आएगा तो वो M3 होगा, इक्विलिब्रियम में अगर कोई मास आएगा तो वो M3 होगा, इसके अलावा और किसी पे इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। पहले मुझे यहां पे बताओ, क्या ये बात क्लियर है? AK-47 है, अरे भाई इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स बैलेंस होना, किसी पे भी नेट फोर्स कब बैलेंस हो सकते हैं? जब फोर्सेस अपोजिट लग रहे हो, अगर सेम ही डायरेक्शन में फोर्सेस लगेंगे तो वो तो जुड़ जाएंगे ना, वो तो कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएंगे ना। एक आवाज इसको यहां लग रही है, एक आवाज यहां लग रही है, तो अब ये रुक सकता है, इस पे इक्विलिब्रियम आ जाए। अब जब ये यहां खड़ा है, दोनों आवाजें यहां लग रही है, तो ये आगे की तरफ जाएगा, ये पीछे की तरफ आएगा, इस पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, इस पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, इस पे फोर्सेस ऐड हो रहे हैं, इस पे ऐड हो रहे हैं, इस पे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक अपोजिट है फोर्सेस, तो ये दोनों हो सकता है एक दूसरे को बैलेंस कर ले, तो फॉर इक्विलिब्रियम, तो यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम किस पे आ सकता है अगर आप ध्यान से देखोगे? सिर्फ M3 पे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ M3। अगर आप M3 के इक्विलिब्रियम पे चर्चा कर रहे हो तो आप क्या समझ सकते हो कि सर ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए, यानी कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है F32 का, वही फोर्स का मैग्नीट्यूड होना चाहिए F31 का। F32 कितना हो जाएगा अगर आप F32 की बात करोगे? चलो F32 बताओ मुझे, G टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मास करो M2 M3, क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मास? M2 M3, और डिस्टेंस कितना है यहां पे? x2 स्क्वायर, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे। और इसी तरीके से यहां पे देखोगे, यहां पे आ जाएगा G M1 M3 और डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर, आप देख सकते हो, लिख सकते हो ना इस तरीके से, अगर हम ध्यान से देखेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। बट अल्टीमेटली अगर ये टोटल डिस्टेंस a है, ये x1 है, आप x2 को a माइनस x1 लिख सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, आप x1 को a माइनस x2 भी लिख सकते हो। तो मैं यहां पे x1 को ऐसे लिखे रहने देता हूं और x2 को a माइनस x1 डाल देता हूं यहां पे। पहले तो कुछ चीजें जो आपको कैंसिल होती हुई भी नजर आएंगी, कुछ ऐसा जो कैंसिल हो रहा है वो M3 है, तो M3 दोनों साइड कैंसिल हो गए, यानी कि आंसर M3 पे डिपेंड ही नहीं करेगा। और क्या कैंसिल हो रहा है? G से G कैंसिल हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा फॉर्मूला आ जाएगा यहां पे M1 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर, ठीक है ना, M1 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, ये कौन सा है? M2 M3, M2 M3 के नीचे x2 था और यहां पे x1 था, ठीक है, सॉरी, M1 M2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर, ये किसके बराबर आ चुका है? M1 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर। सो क्लियरली यहां पे आप लिख सकते हो M2 डिवाइडेड बाई x2 को क्या लिख सकते हो? a माइनस x1 और इसका स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा M1 डिवाइडेड बाई x1 स्क्वायर। यहां तक बताओ, बात समझ में आ रही है अच्छे से? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? G से G काटा, M3 से M3 काटा, M1 बाई x1 स्क्वायर, M2 बाई x2 स्क्वायर, और x2 को मैंने यहां पे डाल दिया a माइनस x1। अब क्या करना है? यहीं से स्क्वायर रूट ले लो, नहीं तो फंस जाओगे। मैं भी बता रहा हूं, यहीं से स्क्वायर रूट ले लो, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका होल स्क्वायर खोलने में रहे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहां पे आप लिख सकते हो रूट M2 डिवाइडेड बाई a माइनस x1, और राइट साइड आ जाएगा रूट M1 डिवाइडेड बाई x1। स्क्वायर रूट लेना ही पड़ेगा, नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पता क्या गड़बड़ होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो मुश्किल है। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आ जाएगा रूट M2 x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और यहां से आ जाएगा रूट M1a माइनस रूट M1 x1, यही आ जाएगा। अगर आप यहां से x1 निकालना चाहते हो तो यहां से x1 को लेफ्ट साइड ले जाओ, x1, और यहां से आ जाएगा रूट M1 प्लस रूट M2, और राइट साइड आ जाएगा रूट ऑफ M1a, यानी कि यहां से x1 का एक फॉर्मूला आ जाएगा रूट M1a डिवाइडेड बाय रूट M1 प्लस M2।
ठीक है ना, ये फॉर्मूला आ जाएगा x1 का, आप ध्यान से देखो, रूट m1a डिवाइडेड बाई रूट m1 प्लस m2। और वैसे ही अगर आप x2 निकालोगे सेम इसी तरीके से, तो x2 भी आ जाएगा, वो आएगा रूट m2a डिवाइडेड बाई रूट m1 प्लस m2। देखो क्या फॉर्मूला बहुत आसान सा बना। यानी कि अगर आपको m3 का डिस्टेंस m1 से निकालना है, जिसको आप x1 कह रहे हो, जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, जो बीच वाला पार्टिकल है जो इक्विलिब्रियम में, उसका डिस्टेंस अगर इससे निकालना है, तो आपको क्या करना है, ये वाला मास डिवाइडेड बाय टोटल मास रूट में, रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय रूट m1 प्लस रूट m2 इंटू टोटल डिस्टेंस। देखो x1 कौन सा डिस्टेंस है, इस पार्टिकल से डिस्टेंस है m3 का, जो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है उसका डिस्टेंस अगर आपको यहां से निकालना है, तो रूट ऑफ m1 डिवाइडेड बाय रूट m1 प्लस रूट m2 और मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस। अगर आपको यहां से डिस्टेंस निकालना है m3 का, तो रूट m2 डिवाइडेड बाय रूट m1 प्लस रूट m2 और मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस। ये आपको नजर आ रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है भाई। डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इस छोटे से फॉर्मूले को याद कर सकते हो। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको दिखेगा, यहां पे मासेस है वहां पे चार्जेस आ जाएंगे, यहां पे जैसे मासेस है वहां पे चार्जेस आएंगे, बट यहां पे इक्विलिब्रियम अगर आ सकता है तो सिर्फ एक ही पे आ सकता है, वो कौन सा है, m3। इस पे इक्विलिब्रियम m1, इस पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अगर इक्विलिब्रियम आ सकता है तो बीच वाले पे ही आएगा, जो इनके बीच में कहीं रखा होगा। जरा ध्यान से बताओ, मुझे समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर, सबको डन। AK47 इस कॉन्सेप्ट में फोर्स समझ में आ गया, कैसे आप निकाल सकते हो। सवाल देख ले सर, एक क्वेश्चन करे, चलो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक सवाल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा है, कॉन्सेप्ट चमका, तो सवाल भी चमक जाएगा। बोल रहा है टू बॉडीज ऑफ masses 4 kg and 9 kg are separated by a distance of 60 centimeter. A 1 kg mass is placed in between these two masses. If net force on 1 kg is 0, then the distance from 4 kg mass. 4 kg mass से डिस्टेंस आपको निकालना है। फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, ठीक है ना। फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आपको 4 kg वाले से डिस्टेंस निकालना है। सोचो, two bodies of masses 4 kg and 9 kg are separated by a distance of 60 centimeter. A 1 kg mass is placed in between these two masses. If net force on 1 kg is 0, then its distance from 4 kg. 4 किलोग्राम 9 किलोग्राम 60 सेंटीमीटर, यानी कि A आपका 60 हो गया, M1 4 हो गया, M2 9 हो गया। M1 से डिस्टेंस निकालना है, 4 kg से डिस्टेंस निकालना है, X1 निकाल लोगे। जो ऑब्जेक्ट बीच में पड़ा उसके मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा आंसर M3 पे डिपेंड करा ही नहीं था। अगर आपने ध्यान दिया होगा उस क्वेश्चन में, हमारा आंसर M3 पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। जो हमारा डिस्टेंस आया था ये इंडिपेंडेंट आया था। किससे इंडिपेंडेंट आया था, ये पूरा आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ M3 आया था। फर्क नहीं पड़ रहा था कि बीच में आप कौन सा मास रख रहे हो, सिर्फ साइड में जो मासेस हैं उनके मासेस पे फर्क पड़ रहा था। तो यहां पे भी जो मास 1 kg का, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको पता है, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप सिंपली समझ सकते हो कि यहां पे 4 किलोग्राम का है, आप इसको चाहो तो M1 लिख सकते हो, और ऐसे ही जो दूसरा मास है वो 9 किलोग्राम का है, आप चाहो तो इसको M2 लिख सकते हो, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है आप चाहो तो उसको A लिख सकते हो, जो कि हमें 60 सेंटीमीटर दे दिया है ना डायरेक्टली। और हमें डिस्टेंस निकालना कहां से, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें 4 से निकालना है या 9 से। तो क्वेश्चन में कह रहा है 4 से, यानी कि आप इस डिस्टेंस को x1 कह दो, और x1 वो पूछ रहे, और x1 का फॉर्मूला सिंपल था, रूट m1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ m1 प्लस रूट ऑफ m2 और मल्टीप्लाई बाय a, यानी कि रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 9 और इंटू 60। रूट 4 हो गया 2, यहां से आ गया 2 प्लस 3, और कितना आ गया यहाँ पे 60, ठीक है। सो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 5, और यह आ जाएगा 12, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फोर्थ देखिए कितने बच्चों ने किया, 38.9% बच्चों ने। पूरा फॉर्मूला बताने के बाद भी इतने कम बच्चे अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गड़बड़ है भाई। अब तो पूरा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था, या तो तुम बातों में रहते हो, चिट चैट करते रहते हो इसलिए तुम गलत करते हो, या फिर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। आप बताओ, जल्दी से बोलो फटाफट, जल्दी से फटाफट फटाफट बताओ। क्लैरिटी है, AK47 है, एक बार चैट में मुझे चाहिए AK47। चलो भाई, बहुत दिन हो गए तुमने चैट में हार्ट्स नहीं दिए,
आज मुझे भी तो पता चले आपके कितने दिल हैं। एक ही तो दिल है, कितनी बार लोगे सर? पोल नहीं आया, पोल रोंग हो गया, टाइम में दिक्कत हो गई। इतना तो टाइम लगा ही नहीं इस क्वेश्चन में, इतना तो टाइम लगना ही नहीं था। क्वेश्चन बड़ा आसान था, सोखा गया क्वेश्चन सी का। इतना टाइम क्वेश्चन को करने में टाइम ही कितना लगना था? इजी से तो वैल्यूज थी, √4 भी आराम से निकाल सकते हो, √9 भी निकाल सकते हो। कितना टाइम लगा इसको करने में? 10 सेकंड लग रहे थे यार, तभी तो इसको सीखा है हम लोगों ने। आंसर सही किया पर टिक गलत किया, ऐसा मत करना भाई एग्जाम में भी, ठीक है? ओके चलो बढ़िया, समझ में आ गया ना ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है? एक सवाल और करें, चलो अब देखो ये कैसे करोगे। कॉन्सेप्ट से करना, कॉन्सेप्ट से करना। अगर वो फॉर्मूला ना लगा पाओ तो कॉन्सेप्ट से करना। हमें नेट फोर्स जीरो करना है, जो ऑब्जेक्ट बीच में कहीं पड़ा उस पर नेट फोर्स जीरो करना होता है ना, पिछले क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या था? इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो। 2 पॉइंट मासेस ए एंड बी हैविंग मासेस इन द रेशियो, दो मासेस है, मासेस का रेशियो 4 और 3 दे रखा है। दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर। When another point mass C of mass m is placed in between the A and B, the force between A and C is 1/3 of the force between B and C. The distance of C from A. पूरा डायग्राम बनाओ। आपको जो मासेस दिए रेशियो में दिए, आप एक मास को 4m मान लो, एक को 3m मान लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। या फिर 4 और 3 लेके भी कर लो तो भी चलेगा, 4 kg 3 kg लेके चलोगे तो भी कर लोगे, 4m 3m लेके करोगे तो भी कर लोगे। क्वेश्चन में जो जो दी जाए सूचना उसको फॉलो करो, जल्दी करो। और टाइम, टाइम बहुत कीमती है भैया इस सवाल में, समय पे सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है। सवाल पढ़ लिया, नोटबुक में फटाफट क्वेश्चन बनाओ, फटाफट सोचो क्वेश्चन में क्या दिया, जो दिया जा रहा है उसी को यूज करो। मुझे मत कहना हमें कैसे पता कैसे सॉल्व करेंगे। अरे हर क्वेश्चन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, इस क्वेश्चन को जैसा दिया जाए वैसे सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आप सॉल्व कर लोगे। चलो ट्राई करो। 2 point masses A and B having masses in the ratio 4:3. They are separated by a distance of 1 meter. When another point mass C of mass M is placed in between A and B, the force between A and C is 1/3 of the force between B and C. A, B, C सारा डायग्राम बना लो सबसे पहले। A, B, C बनाओ, मासेस दिखाओ 4m 3m, डिस्टेंस दिखाओ। C मास कहां रखना है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि ए और बी के बीच में है, और ए और सी के बीच का जो फोर्स है वो 1/3 है बी और सी के बीच का। चलो करें सवाल, देखिए चलो देख लेते हैं। सर सवाल के हिसाब से यहां पे 3 मासेस रखने हैं, ठीक है? 2 पॉइंट मासेस ए एंड बी। सबसे पहले यहां पे ए डाल दो, यहां पे बी डाल दो। यहां पे जो मास है अपना 4m हो गया, यहां पे मास अपना कितना हो गया 3m हो गया, ठीक है? और आप लोगों को बोल रहे हैं दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस है हमारा यहां पे, जिसको आप ए कह सकते हो, वो हमारा 1 मीटर है। टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है, ठीक है? और आपसे बोल रहा है व्हेन अनदर पॉइंट मास सी ऑफ मास कैपिटल एम, यहां पे इसका मास कितना है कैपिटल एम, इसको हम रख रहे हैं ए और बी के बीच में। फोर्स बिटवीन ए एंड सी, जो फोर्स ए और सी, ये सी है, फोर्स ए और सी में है वो कितना है? अगर आप ध्यान से देखोगे 1/3 टाइम्स फोर्स बिटवीन बी एंड सी, ठीक है? अब बताओ ए और सी के बीच में फोर्स कितना होगा, बस वो लिखते जाओ कितना फोर्स होगा। अगर आपने इस डिस्टेंस को बोला एक्स, ठीक है ना, आपको फाइनली क्या निकालना है? आपको निकालना है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, यही निकालना है ना एक्स। तो इस डिस्टेंस को एक्स कहोगे तो ये डिस्टेंस को 1 - एक्स कह सकते हो। अगर ये एक्स है तो ये 1 - एक्स होगा, तो आप बोलोगे ठीक है। फोर्स बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में फोर्स कितना होगा? जी टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ मास, एक मास है 4m, दूसरा मास है कैपिटल एम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यानी कि यहाँ पे एक्स है, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना? डिस्टेंस यहाँ पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर कर दोगे। और फोर्स बिटवीन सी एंड बी, यहां से आ जाएगा जी, और एक मास है हमारा कैपिटल एम, एक मास है मेरा 3m, ठीक है? और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना है 1 - एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है? कैसे करेंगे आप बताओ? जी से जी काट दो, एम से एम काट दो, स्मॉल एम कट जाएगा। इसके बाद क्या करोगे? अगर आप यहां पे स्क्वायर खोलोगे तो फंसोगे, मैंने कहा था अंडर रूट लेना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो यहां से आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट साइड कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे 3 डिवाइडेड बाई 1 - एक्स स्क्वायर।
ठीक है ना। 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक 3 और था नीचे, एक 3 और था भाई, इसको भी देख लेना ध्यान से, ये 3 और था, इसको भी काटोगे तो यहाँ पे 3 नहीं बचेगा, ये 1 ही आ जाएगा। एक 3 और था ना भाई, ये देखो ना 1/3 ऑफ एफ बी सी, ये तो एफ बी सी हो गया, एक 3 और था, ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे सिर्फ यही बचेगा। ठीक है ना, यहाँ पे इतना ही बचेगा, ये 3 कट चुका है। अब स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ले लो। अगर आप ध्यान से देखोगे दोनों साइड हम लोगों को क्या ले लेना चाहिए, एक सेकेंड, फोर्स बिटवीन ए एंड सी और बी एंड सी, हाँ ठीक है, ए सी और बी सी, सही है, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लो बोथ साइड, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट ले रहे हो बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया 2 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब आप सॉल्व करो इसको, मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2x, और राइट साइड कितना आ जाएगा x। देखो ना यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2x और यहाँ से आ जाएगा x, इसको इधर ले जाओ, 2 इज इक्वल्स टू 3x, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2/3। ठीक है ना, 2/3 कितना होता है 0.67, ठीक है ना, 0.67 मीटर आ गया या 2/3 आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो जो फोर्स हमारा उसने बोला था ए और सी में लग रहा है, उसका 1/3 क्या है, फोर्स बिटवीन ए एंड सी इज 1/3 ऑफ फोर्स बिटवीन बी एंड सी। वही हम लोगों ने किया है, इस 3 को भूलना मत, जैसे मैं भूल गया था, पर लिखना है, ध्यान से लिखना है इसको। जब आप फोर्सेस लिखोगे ये 3 से 3 कट जाएगा, एम से एम कट रहा है, कैपिटल एम से एम कट रहा है, जी से जी कट रहा है, उसके बाद स्क्वायर रूट लेना बहुत जरूरी है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, -2x, सॉरी, गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। क्वाड्रेटिक नहीं बनानी है, स्क्वायर रूट यहीं ले लेना है। क्वाड्रेटिक बनाओगे तो फंस जाओगे भाई, अभी बता के चल रहा हूं, क्वाड्रेटिक बनाने के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे यहां पे। अगर आपको कोई कह रहा है कि क्वाड्रेटिक से हो जाता है तो नहीं भाई, तुम कहना तुम कर लो क्वाड्रेटिक से, हम तो भैया रूट ले लेंगे। 35% खजूरों का आंसर सही है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये क्वेश्चन भी अब अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और काफी जरूरी कॉन्सेप्ट, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसके साथ साथ आप इसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी पढ़ोगे, हम इस पे भी चर्चा करेंगे, पर पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी जानोगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो क्लास 12 में, वैसे इसको भी ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के नाम से भी जानोगे। पर फिलहाल मैं आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। मैं मान के चलता हूं आप 11th 12th में नहीं, मेरे से 9th के बाद सीधा आज पढ़ने आ रहे हो, क्योंकि काफी सारे बच्चों ने पढ़ा होता है, काफी बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, तो मैं सीधा मान के चल रहा हूं आपने 9th में पढ़ा है वो तो याद होगा, 11th में पढ़ा भूल गए, ठीक है। मैं बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा हूं आपको, 9th स्टैंडर्ड में मान के चल रहा हूं, अभी आप 10th के पेपर दे के आए हो मेरे सामने, ड्रॉपर वॉपर नहीं, मैं आपको मान के चल रहा हूं आपको 11th 12th का कुछ नहीं आता, उस हिसाब से बता के चलता हूं चीजों को, आपने फील भी किया होगा, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूं। तो जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहे हो, एक्सेलरेशन आप जानते हो फोर्स बाय मास होता है। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या, मास, अरे नेट फोर्स मा होता है ना, नेट फोर्स मा होता है, अगर मास कांस्टेंट है तो नेट फोर्स मा होता है, तो एक्सेलरेशन निकालने का तरीका फोर्स बाय मास होगा, सही है। चलो सबसे पहले अपना यहां पे अर्थ बनाते हैं, मान लो ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है ना, मान लो ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, ठीक है। इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट कहां है, बहुत छोटी हाइट पे, या फिर हम मान के चलेंगे ऑलमोस्ट सरफेस पे। ऑब्जेक्ट का साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन में कुछ नहीं है, अर्थ का साइज काफी बड़ा है, ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, इसका जो रेडियस होगा कितना होगा, 6400 किलोमीटर, जानते हो कितना रेडियस होता है अर्थ का, 6400 किलोमीटर होता है। अगर हमने इसको क्या मान लिया, अर्थ मान लिया, ठीक है ना, क्या मान लिया, अगर आप ध्यान से देखोगे अर्थ मान लिया, आप कोई और प्लैनेट भी ले सकते हो, मैंने यहां पे इसको क्या मान लिया, अर्थ मान लिया, और इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, ठीक है ना, क्या रेडियस है बोलो, 6400 किलोमीटर। यहां पे हम लोगों ने एक मास रख दिया, अब बताओ इस पे फोर्स कहां लगेगा। देखो ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है या नहीं, अर्थ को हम कैसा मान के चल रहे हैं, स्फीयर मान के चल रहे हैं, तभी इसका रेडियस लिया है। अर्थ का जो मास होता है वो भी काफी ज्यादा होता है, अगर आपको मास ऑफ अर्थ जानना है, वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी आप अप्रोक्सीमेटली लिख लो। अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहां पे देखोगे 6 × 10⁻24 kg, काफी भारी होता है अर्थ, ठीक है। सो यहां पे इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत छोटा है, अर्थ का मास काफी बड़ा है, अर्थ के मास को हम एम करके लिखते हैं, मास ऑफ अर्थ को हम लोग एम करके लिखते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए ये अर्थ का मास लिया गया। आप कैपिटल एम भी लिख सकते हो, सिर्फ एम करके भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना होता है।
तो अगर आप देखोगे अर्थ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करोगे तो सारा अर्थ का मास यहां ले सकते हो। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। जैसे हम खड़े हैं अर्थ के ऊपर, तो जो मेरी दूरी है अर्थ से वो अर्थ के सेंटर से ली जाएगी। जो मेरा डिस्टेंस है, आप ये मत कहना सर हमारा डिस्टेंस अर्थ से 0 है। आप कह सकते हो कि सर हमारा डिस्टेंस तो अर्थ से 0 है, ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे पड़ा है, इनके बीच का डिस्टेंस तो 0 है। नहीं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट में जो डिस्टेंसेस नापे जाते हैं वो सेंटर से नापे जाते हैं, सरफेस से नहीं। कहां से नापे जाते हैं? सेंटर से। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी 0 मत बोल देना, RE के बराबर है। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट M ड्यू टू अर्थ, जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू अर्थ, FME अर्थ का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ। वो कितना होगा? वो होगा G टाइम्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। आप एक्सेलरेशन किसका निकालना चाहते हो? आप अर्थ का निकालना चाहते हो ऑब्जेक्ट का? पहले तो ये सोचो, क्योंकि जो फोर्स है दोनों पे सेम लगेगा। आप जानते हो अर्थ इतनी बड़ी है, जितना फोर्स अर्थ मेरे पे लगा रही है, मैं छोटा सा होके उतना ही फोर्स अर्थ पे भी लगा रहा हूं। हम क्या ही है अर्थ के सामने? अरे चीटी भर है नहीं सर, इतनू से है हम अर्थ के सामने, पर फोर्स हम उतना ही लगा रहे हैं अर्थ पे जितना अर्थ हम पे लगा रही है। तुम्हें लगेगा ही नहीं, तुम कहोगे कहां सर, वो इतनी बड़ी, हम इतने से, हम कहां ही फोर्स लगा रहे होंगे? अरे सेम लगा रहे हो, यही तो ग्रेविटेशन बताती है। अरे ये पेन भी उतना ही फोर्स लगा रही है जितना अर्थ इस पेन पे लगा रहा है। बात समझना ध्यान से। पर सर ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो अर्थ की तरफ खींचे चले जाते हैं, अर्थ हमारी तरफ थोड़ा खींची चली आती है। क्या बात कर रहे हो सर? मैं एक्सेलरेशन की बात थोड़ी ना कर रहा हूं। एक्सेलरेशन हाँ अर्थ का बहुत कम होगा, ऑलमोस्ट 0 होगा, और हमारा बहुत ज्यादा होगा। मैं अर्थ का एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहा। अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ निकालना चाहते हो कि अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप इसी फोर्स को मास ऑफ अर्थ से डिवाइड करोगे। अगर आप एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? इसी फोर्स से मास ऑफ ऑब्जेक्ट को डिवाइड करोगे। और अर्थ का मास इतना बड़ा है, ऑब्जेक्ट का बहुत कम है, इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 आता है। इसलिए अर्थ का एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट 0 आता है, क्योंकि इसका मास क्या है? बहुत बड़ा है। तो हम अर्थ का एक्सेलरेशन नहीं निकाल रहे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम अर्थ का एक्सेलरेशन थोड़े ना निकाल रहे हैं हमारी तरफ कितना है। हम किसका निकाल रहे हैं? हमारा एक्सेलरेशन उसकी तरफ कितना है। हम ऑब्जेक्ट्स का एक्सेलरेशन अर्थ की तरफ कितना है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो ऐसे निकालोगे। तो इसी एक्सेलरेशन को आप निकालने के लिए क्या कहोगे कि सर G टाइम्स M इंटू ME डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मास हमने कितना माना हुआ है? ऑब्जेक्ट का मास हमने माना हुआ है स्मॉल m। तो m से m कट जाएगा, तो सिंपली यहां से आ जाएगा GME डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व करोगे, अप्रोक्सीमेटली ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाती है, जिसको आप स्मॉल g से भी लिख देते हो, ठीक है ना। ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, अगर आप ध्यान से देखोगे, अर्थ की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे पड़ा है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा? इतना। डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की? टुवर्ड्स द सेंटर। डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ जी इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इस स्मॉल जी को हमने नाम दिया, हमने कोई नोटेशन दिया। 9.8 तो आ जाएगा इसको सॉल्व करके। कैसे आएगा? जी का वैल्यू आप जानते हो, मास ऑफ अर्थ आप जानते हो, रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हो, सब कुछ डालो। जब आप सब कुछ डालोगे, सॉल्व कर आके जो वैल्यू आएगा वो 9.8 के लगभग आएगा अर्थ की सरफेस पे। अर्थ की सरफेस पे इतना ही आंसर आता है लगभग। इसी को हम स्मॉल जी से लिख देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर लगेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां पे है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इधर लगेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लगेगा? ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? किस किस को ये याद था? चलो सच्ची सच्ची बताना ऑनेस्टली कि सर ये तो पढ़े थे, याद आ गया, सरफेस पे वैल्यू याद आ गया सर, ये हम जानते, पढ़े थे ना पहले, बहुत पहले पढ़े थे सर, 11th में भी पढ़े होगे, भूल गए होगे, बट 9th का तो याद होगा। 9th में यही पढ़ाया जाता था। हम एक्सेलरेशन अर्थ का नहीं अपना निकालते हैं, फोर्स हम बराबर लगाते हैं, अर्थ पे जितना हम लगाते हैं उतना ही अर्थ हम पे लगाती है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? अब जरूरी थोड़ी ना ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ ही होगा, कोई और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। फॉर अदर प्लैनेट्स आप कह सकते हो सर हमेशा अर्थ थोड़े ना लेना है, सर अदर प्लैनेट्स की बात कर सकते हैं।
आप जानते हो कुछ टीचर भी दूसरे प्लेनेट से बिलोंग करते हैं, आप जानते हो ना, है ना, आप नाम तो जानते ही हो, है ना, कई टीचर दूसरे प्लेनेट से करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने सुना शिवम सर मार्स से आए हैं, तो शिवम सर के प्लेनेट पे उनका गोला अलग है, हमारा गोला अलग है, वो दूसरा गोला से आए हैं, ठीक है ना, हमारा गोला अलग, उनका गोला अलग, ठीक है, हमारा गोला पृथ्वी, उनका गोला दूसरा है, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, उनके गोला पे मास अलग होगा, डीवी सर के गोला पे अलग होगा, है ना, मैम के गोला पे अलग होगा, भैया वो जो मैम भी दूसरे दूसरे उससे आई है, ठीक है, सभी हम अर्थ से हैं, ठीक है। मैम से मत बोलना, बहुत मारेंगी हमको, ठीक है, कहेंगे अच्छा, ठीक है, अरे नहीं, मैम भी अर्थ से हैं, सिर्फ डीवी सर और शिवम सर नहीं है, ठीक है, ये फाइनल हो गया, डील, ओके डन। चलो, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे अदर प्लैनेट्स की बात करेंगे, ओके, सर डीवी सर तो जुपिटर से है, हम अर्थ से हैं भाई, अभी उठ के आया हूं सुबह सुबह, ठीक है, तुम पीके हो हम नहीं है, तुम पीके होगे हम नहीं है भाई। ठीक है, चलो, तो भाई किसी और गोला पे अगर आप निकालोगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा, एक्सेलरेशन ऑन सरफेस अगर आप ध्यान से देखोगे वो रहेगा, पर जी टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, ठीक है ना, बस यहां पे रखना रेडियस में रेडियस ऑफ प्लैनेट को डाल देना, ठीक है ना, रेडियस ऑफ प्लैनेट को डाल देना, ओके, ठीक है, डन। अरे क्लियर है, समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर है। दूसरे प्लैनेट के लिए जरूरी नहीं अर्थ, मून पे भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं आपको प्लैनेट ही चाहिए, सर मून पे भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून, सर चांद के चंद्रमा पे पहुंच गए, मून पे पहुंच गए, अब मून का रेडियस डाल दो, यहां पे रेडियस ऑफ मून डाल दो, मास ऑफ मून डाल दो, तो मून के सरफेस पे भी एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ मून, वो क्या हो जाएगा, जी टाइम्स मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून, इसका स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं अप्रोक्सीमेटली G/6 आता है, अप्रोक्सीमेटली G/6 आता है, सही डाटा अगर इस्तेमाल करें, अगर डाटा थोड़ा इधर उधर कर दे तो अलग भी आ सकता है, वैसे अप्रोक्सीमेटली G/6 आंसर आता है, मून की सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 होता है, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है ना, ऑन सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून पे भी डिस्कस कर सकते हैं, ऑन सरफेस ऑफ मून, तो अभी जो भी चर्चा की जा रही है वो सरफेसेस पे की जा रही है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को ना हम पढ़ेंगे थोड़ा सा डेंसिटी की टर्म में, अब थोड़ा डेंसिटी की टर्म में पढ़ते हैं। मान लो हम कोई प्लैनेट इस तरीके से कंसीडर कर लेते हैं, मान लो ये हमारा प्लैनेट है, हम मान के चलते हैं दिस इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, किससे बना हुआ है प्लैनेट, हम ऐसा मान रहे हैं, वैसे ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, मैं आपको बता के चल रहा हूं ऐसा होता नहीं, पर हम इसका जो डेंसिटी है अभी कैसे मान के चल रहे हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी मान के चल रहे हैं, ठीक है, प्लैनेट हमने कोई कंसीडर कर लिया और यूनिफॉर्म डेंसिटी का हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है, तो मास ऑफ प्लैनेट को हमने एमपी लिख दिया, रेडियस ऑफ प्लैनेट को हम लोगों ने आरपी लिख दिया, और जो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है रोपी, रोपी का मतलब क्या हो गया यहां पे, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, हमने प्लैनेट का डेंसिटी भी ले लिया, तो आपको समझ में आ रहा होगा, मास को यहां से हम एलिमिनेट कर देते हैं, काम करते हैं, अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा था, हमने लिखा था एक्सेलरेशन जो बना वो बना जी टाइम्स मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का होल स्क्वायर। आप जानते हो मास को क्या लिखा जा सकता है, मास ऑफ प्लैनेट को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इंटू वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट रोपी और वॉल्यूम ऑफ प्लैनेट 4/3 बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब, ऐसे लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसी चीज को इस्तेमाल करो, G टाइम्स 4/3 बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का क्यूब डिवाइडेड बाय आरपी स्क्वायर, देख रहे हो ध्यान से, है ना, और क्या करना है, डेंसिटी से भी मल्टीप्लाई करना है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, अब सही है, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहां पे कुछ है जो कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं काफी कुछ है ना, ये कैंसिल हो गया, यानी कि ऊपर सिर्फ आरपी बचेगा, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा 4/3 जी टाइम्स रोपी, ठीक है ना, 4/3 आगे ले लिया, जी टाइम्स रोपी पाए और आरपी, ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। दो फॉर्मूला पढ़ लिया अब हम लोगों ने सरफेस पे, ठीक है ना, दो फॉर्मूला पढ़ लिए, कौन से दो फॉर्मूला पढ़ लिए, अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट, एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट बोलो, या तो आप सिंपली लिख दोगे जी टाइम्स
मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, या फिर दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ लिया 4/3 g टाइम्स पाई रोपी आरपी, रोपी आरपी, ये पढ़ लिया। दोनों फॉर्मूला अलग अलग डिपेंडेंस बता रहे हैं। मेरी बात सुनना ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान से देखो। तुम लोग चर्चा में ज्यादा लग जाते हो आपस में, चिट चैट में, ध्यान से देखो। यहां पे आपको एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरपी दिख रहा है, यहां पे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपी हो रहा है। तुम कंफ्यूज है ना, तुम्हारा दिमाग एकदम कंफ्यूज हो गया, तुम एकदम कंफ्यूज हो गए, तुम फ्यूज हो गए, अरे यार ये क्या है ना। हो गए या नहीं हो गए, सच्ची सच्ची बताइए, हो गए ना। सर यहां तो आप बोल रहे हो एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यहां बोल रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। बात तो सही है सर, हम कैसे माने कि सर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कभी भी नहीं मैं कह सकता कि वो डायरेक्टली या इनवर्सली है जब तक मैं बाकी चीजों को कांस्टेंट ना कर दूं। अगर सवाल में आपको ऐसा दिया जाए, आपको दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने के लिए दिया जाए जिनका मास सेम है, अगर जी और एम कांस्टेंट होंगे तभी आप बोलोगे एक्सेलरेशन आरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं कब कह सकता हूं एक्सेलरेशन आरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या आरपी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, सिर्फ तब कह सकता हूं जब मैं बोलूं ऊपर वाली चीजें कांस्टेंट है। देखो जी तो होता ही है कांस्टेंट, अगर मैं बोलूं मास कांस्टेंट है तभी ऐसा कह सकता हूं। मतलब अगर मैं दो प्लैनेट्स को कंपेयर कर रहा हूं जिनका मास सेम है, तो फिर एक्सेलरेशन सिर्फ रेडियस पे डिपेंड करेगा। अगर ऐसा मैं बोलूं दो प्लैनेट का मास सेम है तो एक्सेलरेशन सिर्फ रेडियस ऑफ प्लैनेट पे इनवर्सली डिपेंड करेगा। बट अगर मैं बोलूं दो प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू आरपी होगा। अगर एमपी कांस्टेंट हुआ तो एक्सेलरेशन आरपी स्क्वायर पे डिपेंड करेगा इनवर्सली। अगर रोपी कांस्टेंट हुआ तो वो आरपी पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो कंफ्यूज होने वाला कोई इशू ही नहीं है, कंफ्यूज वही होगा जिसके बेसिक सही नहीं। मैं हमेशा नहीं कह सकता ये आरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ तब कह सकता हूं जब ऊपर वाली चीज कांस्टेंट है, जब मास कांस्टेंट है, सिर्फ तभी। और मैं कब कह सकता हूं वो आरपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है ही यहां पे। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो गई तो ये समझ में आ रहा है अच्छे से, सिर्फ तभी कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। पर ये दोनों फॉर्मूला काम के हैं, कैसे काम आएंगे, कैसे हम इसको यूज करेंगे, आप लोग बड़े ध्यान से देखना। यहां पे क्वेश्चन है, इसको सोच के बताना कौन सा फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर पा रहे हो। अपना दिमाग लगाओ, मैं नहीं, मैं आपको करने का पूरा मौका देता हूं, पूरा अवसर देता हूं, पहले आपको करने का फिर मैं कराऊंगा, क्योंकि मैं कराऊंगा तो हो ही जाएगा, फिर फायदा क्या होगा, सीखोगे कैसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ प्लैनेट है सेम डेंसिटी, डेंसिटी सेम है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप समझ में आ गया। दो फॉर्मूला पढ़े हो, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ट्वाइस ऑफ अर्थ देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस का रेशियो निकालना है। चलो इजी सवाल, बहुत इजी, बहुत आसान है, फॉर्मूला आपको पता है। अगर प्लैनेट की डेंसिटी सेम है, दो प्लैनेट्स की डेंसिटी सेम है, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डेंसिटी वाला। और वहां एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, तो जो उनका रेशियो होगा एक्सेलरेशन का, वही रेशियो होना चाहिए उनके रेडियस का भी, होना चाहिए ना। जल्दी 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 दिमाग लगाओ फटाफट। चले ट्राई करें, देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हम लोगों को बोली जा रही है प्लैनेट की, इज ट्वाइस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्लैनेट की है वो ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की है, मतलब 2 टाइम्स जी है, आप इसको जी भी लिख सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता है यहां पे एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो यूज होगा 4/3 पाई जी, है ना, रेडियस ऑफ प्लैनेट और डेंसिटी ऑफ प्लैनेट, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट है ना, एपी का फॉर्मूला ये होगा, और रेडियस ऑफ प्लैनेट ऐसे लिख सकते हो। ये लिख सकते हो ना, अगर आप ध्यान से देखोगे इस तरीके से लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। और आपको पता चल रहा है यहां पे ये कांस्टेंट है और रोपी भी कांस्टेंट है। रोपी कैसे कांस्टेंट है, रोपी कैसे कांस्टेंट हुआ, प्लैनेट हैज अ सेम डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ प्लैनेट और डेंसिटी ऑफ अर्थ सेम दे दी, तो दोनों की डेंसिटी दे दी है सेम, उस प्लैनेट की और अर्थ की दोनों की डेंसिटी सेम दे दी, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस ऑफ प्लैनेट के। यानी कि आप सिंपली कह सकते हो अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट बाय एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ निकाल रहे हो तो वो रेडियस ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर आ जाएगी। सही तो है,
ठीक है ना। अब एक्सेलरेशन ऑफ प्लैनेट क्या है, 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट बाय रेडियस ऑफ अर्थ, यही आ जाएगा, ये कट जाएगा तो रेडियस ऑफ प्लैनेट भी रेडियस ऑफ अर्थ के साथ अगर आप रेशियो लोगे तो वो 2:1 ही आएगी, है ना। क्या आंसर आ जाएगा, 2:1। अगर आप देख सकते हो प्लैनेट की ग्रेविटी डबल है अर्थ से, तो उसका रेशियो भी अर्थ से डबल होना चाहिए अगर उनकी डेंसिटी सेम है। अगर उनका मास सेम होता तो अलग आंसर आता, उनकी क्या सेम है, डेंसिटी सेम है। मास सेम होता तो अलग आंसर आता भाई, मास सेम होता तो अलग आंसर आता। तो यहां से आंसर कौन सा आया, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। 40% खजूरों ने इसका आंसर कर लिया। अब इसमें कोई फंसने वाला काम ही नहीं था, सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा फॉर्मूला था। The moon's radius is 1/4 of the earth and its mass is 1/80 times that of earth. If g represent acceleration due to gravity on the surface of earth, then the surface of moon पे इसकी acceleration कितनी होगी, कैलकुलेट करना। रटा रटा आंसर मत लिखाना, पता चले रट के आगे g/6 g/8, नहीं, करके देखो, क्या पता आंसर कुछ और आ रहा हो। जो डाटा दिया उसके हिसाब से आंसर करना, ठीक है। वैसे मून की सरफेस पे g/6 ही होता है, पर यहां पे सॉल्व करके क्या आ रहा है वो निकालो। ये रट के मत आ जाना g/6 पढ़ा है हमने बुक्स में, नहीं, जो क्वेश्चन में दिया जाए उसके हिसाब से आंसर करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी नीट में, ठीक है, फंस जाओगे। ध्यान से इसका आंसर करो फटाफट। मून का रेडियस 1/4 टाइम्स है अर्थ के, मून का मास 1/80 टाइम्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पे हमें पता है g होती है, मून की सरफेस पे कितनी होगी। मून के लिए कैलकुलेशन करनी है, अर्थ के लिए सब पता है आपको, अर्थ के लिए सब पता है, अर्थ के लिए जी का फॉर्मूला पता है, मून के लिए सोचो और जो डाटा दिया जा रहा है उसका यूज करो। आपको तो पता ही है ना, अर्थ के लिए तो पता ही है ना, जी का फॉर्मूला क्या होता है, GME/RE², यही तो हम जानते हैं। अब मून के लिए एक्सेलरेशन जो मून पे होगा वो क्या है, जी टाइम्स मास ऑफ मून, आपको पता है कितना है, मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, यही करना है ना। तो आप बोलोगे जी टाइम्स जो मास ऑफ मून है 1/80 टाइम्स ऑफ अर्थ है ना, ठीक है ना। मास हमारा m ऑफ अर्थ बाई 80 हो गया, ठीक है। रेडियस की अगर हम बात करें 1/4 है, रेडियस ऑफ मून 1/4 है, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप देखोगे यहां से आ जाएगा GME डिवाइडेड बाई 80 और RE² और 4 का स्क्वायर होता है 16, वो चला जाएगा ऊपर। अब 16 से इसको कैंसिल कर दो, आ जाएगा 5, यानी कि आ जाएगा GME/RE² बाय 5 यानी कि हो जाएगा g/5, दैट्स इट, g/5 आंसर आ रहा है। सुना होगा आपने g/6 पर भी, डाटा उसने ऐसा दिया g/5 आ रहा है तो क्या करें, उसने डाटा ही ऐसा दिया है तो g/5 ही आ रहा है हमारा आंसर सॉल्व करके, ठीक है। हो गया ये वाला सॉल्व, आई होप ये भी सॉल्व हो गया होगा। अगला कर लोगे ये, two planets have radii r1 and r2 and density d1 and d2 respectively, then the ratio of acceleration due to gravity on them। इजी सवाल है, दो प्लैनेट, रेडियाई r1 r2, डेंसिटी d1 d2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रेशियो निकालना है। सबसे सिंपल सवाल है, इसका आंसर जल्दी चाहिए मुझे, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इसमें, बहुत आसान सवाल है। प्लैनेट्स के रेडियस दे दिए, डेंसिटी दे दिए, अब बस आपको रेशियो निकालना है एक्सेलरेशंस का, सिर्फ एक्सेलरेशंस का रेशियो निकालना है, जल्दी करो, बोनस मार्क्स है इसमें, बिल्कुल बोनस मार्किंग हो रही है इस क्वेश्चन में, बहुत आराम से कर सकते हो इसको सोल्व। करे जल्दी से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला 4/3 पाई जी रो और रो पी और RP, ऐसा करके आप लिखते थे, है ना, यही तो फॉर्मूला पढ़ा था आपने। तो यहाँ पे A1/A2 करना है, सिंपल है भाई, A1/A2 ही तो निकालना है, ठीक है ना। A1/A2 क्या होगा, सब कुछ कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट नहीं है बस वो डाल दो। 4/3 पाई जी कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ρ1 R1 डिवाइडेड बाय ρ2 R2। इन्होंने डेंसिटी d1 दे रखी है ना, इन्होंने डेंसिटी क्या दे रखी है, रो की जगह d, तो d1 R1 बाई d2 R2, ये तो बहुत आसान था, d1 R1 और d2 R2, सिंपल, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही था ये।
60% ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मजेदार है। If Earth shrinks to half of its present size, its mass reduces to half, then the actual acceleration due to gravity on its surface. अब मुझे बताओ, अर्थ आधा श्रिंक कर गया, उसका मास आधा हो गया, है ना, मास को भी आधा कर दिया, अर्थ को आधा रिड्यूस कर दिया। कौन सा फॉर्मूला? डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज करो, इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ना मास कांस्टेंट है ना डेंसिटी कांस्टेंट है। तो जो आपको फॉर्मूला यूज करना चाहिए वो सिंपली एक यूज करना चाहिए। पहले जी का फॉर्मूला हमारा था GME डिवाइडेड बाय RE², यही था। अब नया एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? G टाइम्स मास कितना हो चुका है आपको पता है, ME/2, और रेडियस कितना हो चुका है अगर आप ध्यान से देखोगे, रेडियस/2। रेडियस भी आधी हो गई है ना। If the earth shrinks to half of its present size and mass reduced to half of its actual mass, दोनों को आधा आधा कर दो, कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, आ जाएगा GME डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। और रेडियस यहाँ पे हो जाएगा RE² डिवाइडेड बाय 4, है ना। इससे चला जाएगा 2 टाइम्स और 2 पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स GME बाय RE², 2 टाइम्स GME बाय R², यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 टाइम्स G आ गया। ये एक्सेलरेशन कितना आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे? 2 टाइम्स G आ गया, सिंपल, ठीक है ना। 2G हो गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ गया अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। अच्छा, मैंने पोल कराई नहीं थे इसमें, ओके। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। इफ R इज द रेडियस, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन द मीन डेंसिटी। अरे डेंसिटी का फॉर्मूला ही पूछ रहा है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है आप लोगों ने, कितना पढ़ा है? 4/3 पाई G रो R। आपसे यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है, ये कितना होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। डेंसिटी निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 3 टाइम्स, ठीक है। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? 3 टाइम्स, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स A डिवाइडेड बाय G पाई रो R आ जाएगा, ठीक है ना। A को हम लोग यहाँ G पे डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 3G, ठीक है ना। ये हो जाएगा 3G डिवाइडेड बाय 4 पाई और G और R, 4 पाई RG। सिंपल सवाल, इजी क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन दे दूं, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे ये वाला। आगे बढ़ते हैं, चलो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन। अब इसके वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हम कहां निकाल रहे थे? सरफेस पे। अभी तक जो भी एक्सेलरेशन निकाला वो गोला पे निकाला, उसके सरफेस पे निकाला। अब हम लोग जाएंगे किसी हाइट। आपको क्या लगता है, हाइट के साथ एक्सेलरेशन बढ़ता है या घटता है? या बढ़ता, बदलता ही नहीं है? जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ता है, घटता है, या सेम रहता है? थोड़ा सा तो याद होगा। अर्थ से दूर जा रहे हैं, पृथ्वी से दूर जा रहे हो, उसकी ग्रेविटी से दूर जा रहे हो, बताया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा। ये तो आसान है सर। आप अर्थ से दूर जाओगे तो कम हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। आप अर्थ से दूर जाओगे तो फिर वो कम हो जाएगा। आप किसी हाइट पे चले गए, कहां पे चले गए? किसी हाइट पे। हाइट हमेशा कहां से नापी जाती है? सरफेस। एच क्या है? हाइट। और हाइट का मतलब याद रखना, हाइट क्या होती है? अगर कभी भी आप हाइट में कंफ्यूज हो जाओ तो हाइट का मतलब क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस, डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। सरफेस से जो दूरी होती है उसी को आप हाइट कहते हो ना भाई, ठीक है ना। यहां पे इसका सेंटर है, ये रेडियस मान लेते हैं इसकी, ये है रेडियस मान लेते हैं इसकी, ये देखो ध्यान से। अब आप लोगों को क्या चाहिए? आपको यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। तो आप सबसे पहले डिस्टेंस देखो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया? यहां से डिस्टेंस सेंटर से लिया जाता है, तो यहां पे जो आपका डिस्टेंस होगा, आप इस डिस्टेंस को, सेंटर से डिस्टेंस को लिख दो R। कितना लिख दो? R। वो कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ या फिर रेडियस ऑफ प्लैनेट इनटू हाइट। मैं भी अर्थ के लिए कर रहा हूं, आप दूसरे प्लैनेट के लिए भी कर सकते हो। और सिंपली अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहां पे जो अब एक्सेलरेशन लगेगा वो लगेगा G टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, और इसका स्क्वायर हो गया, सिंपल। अरे जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का चाहिए ना, फोर्स डिवाइडेड बाय मास करना है। अब डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर चाहिए। अब डिस्टेंस मेरा RE नहीं रहा, अब कितना हो गया डिस्टेंस? RE प्लस H। कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा ना। अब यहां से आप देख सकते हो डिस्टेंस बढ़ेगा, एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ गया पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आप चाहो तो इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, GME डिवाइडेड बाय R²। R का मतलब है डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? हाँ, इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम दोनों हमें देखा जाए तो ये हमें देख के पता चल रहा है ये इसके साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। हमें क्या पता चल रहा है? ये इसके साथ क्या कर रहा है?
डिक्रीज कर रहा है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे ग्राफ बना दो, तो आप आराम से ग्राफ बना सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ग्राफ बना दो, तो आप एक्सेलरेशन का ग्राफ स्मॉल आर से बहुत आराम से बना सकते हो। कैसा ग्राफ बनेगा अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या है अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, क्योंकि ऊपर सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ बिल्कुल हाइपरबोला जैसा बनेगा, बट हाइपरबोला कहते नहीं है इसको, बट शेप बिल्कुल ऐसी है। अगर आपसे मैं बोल दूं नहीं मुझे ग्राफ चाहिए किसके बीच में, सर हमें ग्राफ चाहिए यहां पे ए वर्सेस 1/r² का, ए वर्सेस 1/r², का तो ये ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। यहां पे ग्राफ किसके बीच में बन रहा है, ए वर्सेस आर। यहां पे ग्राफ बन रहा है ए वर्सेस 1/r²। यहां पे 1/r², याद है कैसे करते थे, आप उसको करने के लिए कहते थे कि सर 1/r² को कुछ मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, है ना। तो जो ए हो जाएगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा GME डिवाइडेड बाई 1/r² था, आप लिख सकते हैं एक्स, तो ए प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाएगा। तो इसलिए यहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दोनों ग्राफ आप ध्यान से देख सकते हो। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेरिएशन हाइट के साथ। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, एज हाइट इंक्रीजेस, आपको पता है, अब यहां पे लिख सकते हो ना, एज हाइट इंक्रीजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस। ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होना चालू हो जाएगा। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। अब यहां पे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मैं बताता हूं, कुछ स्टैंडर्ड सवाल, ठीक है ना। सवाल किस फॉर्मेट में ज्यादातर आते हैं, मैं आपको ऐसे बताता हूं। आपसे ऐसे बोल देगा, आपसे बोलेगा फाइंड द हाइट, जैसे सवाल ऐसे दे देगा, मान लो सवाल मैं बना देता हूं यहां पे, फाइंड द हाइट at which acceleration due to gravity becomes 1/n times its value on surface। ये सवाल है, कैसे करोगे। हाइट के साथ जाते जाते आपको पता है ऑब्वियसली n 1 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली यहां पे जो n होगा इट शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, किसी हाइट पे पहुंच जाओगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाएगा। यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, सरफेस पे कितना था, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था जी, एट सरफेस, सरफेस पे तो यही था ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 9.8। हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, वो बोल रहा है G/n। कितना हो गया बोलो, G/n। आपको ये हाइट निकालना है, तो आप सिंपली कह सकते हो एट हाइट h, आप सिंपली लिख सकते हो एट हाइट h जो मेरा एक्सेलरेशन है वो G/n हो गया है। यही तो हो गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था वैसे देखा जाए, सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था GME डिवाइडेड बाई RE प्लस h का होल स्क्वायर, यही था ना किसी हाइट पे। और G का फॉर्मूला क्या होता है सर, G को हम कहते हैं, स्मॉल g को कहते हैं GME बाय RE स्क्वायर, और एक नीचे n भी बैठा हुआ है, नीचे n भी है, ऐसे लिख दे। एक्सेलरेशन एट हाइट h क्या हो गया, G A इज इक्वल्स टू G/n, A की जगह GME बाई RE प्लस h का स्क्वायर, और स्मॉल g की जगह GME बाई RE स्क्वायर। सही है, जो कैंसिल हो रहा है उसको काटो, छोड़ना नहीं है, जो कैंसिल हो रहा है उसको साथ के साथ काटते चले जाओ। आपको पता है अब यहां पे जो इक्वेशन बन गई है वहां पे स्क्वायर रूट लेना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर आपने नहीं लिया तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना नहीं है। आप यहां स्क्वायर रूट लो तो यहां से आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई RE प्लस h, और यहां पे स्क्वायर रूट लो राइट साइड तो यहां पे आ जाएगा 1/√n और RE। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से आ जाएगा √n RE, किसके बराबर आ जाएगा, RE प्लस h के, किसके बराबर आ जाएगा, RE प्लस h के। अब RE को इधर ले जाओ तो यहां से आ जाएगा √n-1। RE आपने यहां पे कॉमन ले लिया, ये मेरी हाइट आ गई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। हाइट किसके बराबर आ गया, देखा जाए हाइट किसके बराबर आ गया, √n-1 टाइम्स RE, √n-1 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय RE। ये फॉर्मूला बन गया हमारे सामने। इससे सवाल आएंगे, देखना कैसे आएंगे, सिंपल है। अभी यहां पे कितना हो गया था, ग्रेविटी 1/n टाइम्स हो गया था, ग्रेविटी कितनी हो गया था, 1/n टाइम्स हो गया था।
अब सवाल में बोल देगा 1/16 टाइम्स, 1/25 टाइम्स, 1/36 टाइम्स, कुछ भी सवाल देगा आप हाइट निकाल लोगे। अब कुछ भी सवाल देगा हाइट आप निकाल लोगे। दिखाऊं सवाल, दिखाऊं अब आपको सवाल देखोगे जरा, फटाफट बोलो। AK-47 है, अभी तक समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से। किसी हाइट पे एक्सेलरेशन घट जाता है, वो बोलेगा 1/n टाइम्स हो गया, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, इसको याद भी रख सकते हो, नहीं तो एग्जाम में सॉल्व भी कर सकते हो। इसको सॉल्व करने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सवाल देखो यहां पे है, अब इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं। आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, पर सवाल अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहे तो जल्दी हो जाएगा। द हाइट अबव अर्थ सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स वैल्यू एट सरफेस। क्या ये सवाल बहुत आसान हो गया? बहुत इजी हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, द हाइट अबव द अर्थ सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/16 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस। उस हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/16 टाइम्स हो रही है। कितने समय हो रही है? 1/16 टाइम्स हो रही है। निकाल लेंगे। देखो बहुत आसान हो गया। n की जगह हम क्या मान के चल रहे हैं? 16 है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे 1/n की जगह 1/16 दे रखा है, n हमारा 16 हो गया, तो सीधा सा 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सर h का फॉर्मूला है √n यानी कि √16 - 1 और इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। सही है सर, ये आ गया 4 - 1 RE। सर ये तो हो भी गया 3 RE। सर इसमें तो कुछ था ही नहीं, ठीक है ना, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इन्होंने रेडियस ऑफ अर्थ को R ले लिया। ये तो बहुत ज्यादा आसान सवाल हो गया। आप देख सकते हो तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, कोई कैलकुलेशन कुछ करने की जरूरत यहां पे थी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, सिंपल। क्या आंसर आ जाएगा? ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। और देखो अगला करो, चलो ये वाला करो, एक और मौका दिया तुम्हें, एक और चांस दिया, एक और मौका दिया करने का। चलो अगले वाले को ध्यान से देखो। द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/64 टाइम। अब वहां 16 की जगह 64 हो गया, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आंसर सामने है। इजी, अगेन बहुत आसान है। द हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/64 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहां पे 1/n की जगह 1/64 है, n का वैल्यू 64 बना। किस हाइट पे होता है ये? किस हाइट पे होता है ये? क्या फॉर्मूला था? अगर आप ध्यान से देखोगे बहुत आसान फॉर्मूला था सर, फिर से फॉर्मूला बहुत आसान है। h इज इक्वल टू √64 - 1 और RE। सर √64 होता है 8 - 1 और RE। सर ये तो 7 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ आ जाएगा। रेडियस ऑफ अर्थ इन्होंने R दे रखी है, तो आप इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को मार्क करके आ जाओ, ठीक है ना। ऑप्शन ए कर लोगे, आई थिंक ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 73% खजूरों ने आंसर कर लिया। थोड़ा सा क्वेश्चन को और ट्विस्ट करते हैं। ये तो आप कर लोगे, ये तो अब आपको समझ में आ गया, पर अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या दिया। हाइट वर्टिकली अबव द अर्थ सरफेस एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1% बन गई है उसके सरफेस की वैल्यू के। देखते हैं कौन दिमाग लगाता है। अब यहां पे सिर्फ मैथ्स है, थोड़ी सी मैथ्स है। अगर आपने मैथ्स में सही दिमाग लगाया तो क्वेश्चन हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान है। वैल्यू जो सरफेस पे है उसकी 1% है। 1% मतलब 1/100 हो जाएगा सवाल। 1% का मतलब होता है 1/100, यानी कि g/100 है। g/100 है। एन की वैल्यू दिख गई, यहां पे 100 हो गई। थोड़ा दिमाग लगाओ, एन की वैल्यू यहां पे 100 हो गई। g/100 है तो एन की वैल्यू यहां पे 100 हो गई। अब सोचो, हो जाएगा? मुझे लगता है ये हो जाएगा। भाई तुम्हें पता चल गया यहां पे एक्सेलरेशन 1% ऑफ सरफेस वैल्यू, यानी कि 1% का मतलब हो गया 1/100 g। यानी कि आप n को यहां पे 100 रख सकते हो, तो क्वेश्चन सॉल्व। तो हाइट कितना आ जाएगा? √100 - 1 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि 10 - 1 रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि 9 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। हो गया सेकंड ऑप्शन, सिंपल, ठीक है। 70% खजूरों ने आंसर कर लिया। हो गया ना ये क्वेश्चन भी? इजी था, ठीक है।
क्वेश्चन, if g is the acceleration due to gravity on surface of earth, its value at the height equal to the double of the radius of earth. होमवर्क करोगे इसको होमवर्क में, ठीक है. A body weighs 72 न्यूटन on the surface of the earth. What is the gravitational force at a height equal to the half of the radius of earth? 2020 में आया है. A body weighs 72 न्यूटन on the surface of earth. वेट का मतलब आपको पता है, सरफेस पे वेट क्या होगा, वेट ऑन सरफेस बताओ, mg होगा. सरफेस पे वेट कितना होगा आपको पता है, mg. आपका मास चेंज होता है या वेट चेंज होता है? जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे मास चेंज होगा या वेट? वेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना. तो मास थोड़ी ना चेंज होता है, हम किसी हाइट पे जाएंगे हमारा मास सेम रहता है, बस जी चेंज होता है, वेट चेंज होता है क्योंकि जी चेंज हो रहा है. तो सरफेस पे 72 न्यूटन है. व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स एट अ हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ? कैसे करोगे जल्दी से बोलो. हाइट आपको दे दी कितनी, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि आपको हाइट दे दी कितनी, दे दी बोलो re/2, ये दे दी. अब आप पहले ये बोलो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस हाइट पे, एक्सेलरेशन बताओ. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला GME डिवाइडेड बाई RE प्लस H होता है, तो RE प्लस RE/2, ठीक है ना, यही हो जाएगा. अगर आप ध्यान से देखोगे इसका स्क्वायर, देखो ना पीछे ये फॉर्मूले कितनी बार लिखे, अब हम लोगों ने इस फॉर्मूले को इतनी बार लिख दिया, अब तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना. RE प्लस RE/2 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे हो जाएगा GME, नीचे आ जाएगा यहां पे 3RE/2 और इसका स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा GME डिवाइडेड बाय 9RE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 4/9 टाइम्स GME बाय RE स्क्वायर, यानी कि 4/9 टाइम्स G. समझ में आ रहा है एक्सेलरेशन इस हाइट पे क्या होगा. अब यहां पे वेट कितना होगा, जो नया वेट होगा मास इंटू नया एक्सेलरेशन, ठीक है ना. तो कितना हो जाएगा 4/9 टाइम्स mg, यानी कि 4/9 टाइम्स mg की वैल्यू कितनी थी, 72 थी. mg की वैल्यू कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, 72, ये रही ना mg की वैल्यू सरफेस पे. तो ये कितना हो जाएगा 9/8, यानी कि हो जाएगा 9/8 72, 8/4 32 न्यूटन. आंसर कितना आ जाएगा 32. इन्होंने जी की टर्म्स में दिया है आंसर, ठीक है ना. व्हाट इज द ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स पूछ रहे हैं. अच्छा मुझे लगता है इन्होंने यहाँ पे कुछ ऑप्शन सही नहीं दिए, ऑप्शंस को हटा देते हैं. ऑप्शन सही नहीं है, फोर्स पूछ रहा है ना, ये तो मुझे लगता है ऑप्शंस गलत टाइप हो गए. फोर्स सही निकाला हमने, 72 न्यूटन ही आएगा. ये ऑप्शंस हटा दो भाई, ऑप्शंस इन्होंने गलत टाइप कर दिए यहाँ पे, ये नहीं होंगे ऑप्शंस. ऑप्शंस में नए बना देता हूं, ठीक है ना. ऑप्शन यही होंगे जो भी यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं, ठीक है ना. मान लो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, 32 न्यूटन, 64 न्यूटन, 72 न्यूटन. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर क्या है 32 न्यूटन. 4/9 टाइम्स हो गया, ठीक है. समझ में आ गया अच्छी तरीके से, क्लियर है. ओके, सो यहां पे ये क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. नेक्स्ट क्लास में मैं शेल थ्योरम स्टार्ट कराऊंगा, पर अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, यानी कि रोलिंग मोशन के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे. तो पहले आप लोग मुझे बताओ एक एक करके, क्या ये क्वेश्चन आपने ट्राई करे, ये होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिए थे, ठीक है. इनको एक बार डिस्कस करते हैं. मैंने दिया था ना आप लोगों को प्रीवियस ईयर के, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने. अ सॉलिड स्फीयर होलो सिलेंडर रोल्स अप विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी v. द स्फीयर एंड सिलेंडर रीचेस अप टू द मैक्सिमम हाइट h1 h2. द रेशियो ऑफ द हाइट का रेशियो निकालना है. सॉलिड स्फीयर और होलो सिलेंडर, किस किसने सॉल्व किया ये वाला क्वेश्चन, घर से किया था. 4 अप्रैल 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आर्काइव है, मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था. रोटेशन का मैंने कहा था आज डिस्कस करेंगे. तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला क्या होता था, v इज इक्वल्स टू √2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस k बाई r का होल स्क्वायर. इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो यहां से हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा. हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2gh और 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना. हाइट का फॉर्मूला ये आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2gh 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. ये देख लो आप ध्यान से, ये हाइट का फॉर्मूला आ जाएगा. आप देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला आपको हाइट का मिल जाएगा. अच्छे से देख लो, ये फॉर्मूला हाइट का आ रहा है, v का फॉर्मूला ये पड़ा था, हाइट का फॉर्मूला ये आ जाएगा. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहां पे k बाई r, अगर आप इसकी वैल्यू देख रहे हो किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए. सॉलिड स्फीयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है सर, 2/5 होती है. और यही वैल्यू k बाई r की अगर आप ध्यान से देखोगे किसके लिए, होलो सिलेंडर यानी कि रिंग,
होलो सिलेंडर यानी कि रिंग ले सकते हो, इसकी वैल्यू होती है 1। तो आपको यहां H1/H2 निकालना है। तो बाकी सब चीजें तो सेम है, V और 2GH की तो डिवाइड बाय 2G, H नहीं, डिवाइड बाय 2G। V और 2G की तो वैल्यू हमें देखने की जरूरत नहीं है, H तो ये रहा ना, 2G होगा यहाँ पे। V और 2G की तो देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से क्या आ जाएगा 1 प्लस K²/R², है ना, 1 प्लस K²/R²। ऊपर किसका आएगा आप देख सकते हो, पहले आप ऊपर क्या रख रहे हो, सॉलिड स्फीयर, ऊपर क्या रख रहे हो, सॉलिड स्फीयर, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस K/R का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, होलो सिलेंडर यानी कि आप जिसको रिंग कहते हो, होलो सिलेंडर यानी कि जिसको क्या कहते हो, रिंग। तो ऊपर कितना आ जाएगा आप देख सकते हो 1 प्लस, ठीक है ना, कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना, स्क्वायर के साथ है ये वैल्यू, ओके, ये स्क्वायर के साथ वैल्यू, ये स्क्वायर के साथ आती है ना वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2/5, और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है। कितना आ रहा है सॉल्व करके जरा ध्यान से देखो, सर ये आ रहा है 7/5 इंटू 2 यानी कि 7/10। इसको कंपेयर करो n/10 से, तो n का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा, करा आप लोगों ने, n का वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू थी ये स्क्वायर के साथ थी, K/R का स्क्वायर, K/R का स्क्वायर आप देख सकते हो 1 होता है, पता है ना, सॉलिड स्फीयर के लिए और होलो सिलेंडर के लिए K²/R² का वैल्यू 2/5 होता है और K²/R² का वैल्यू 1 होता है। होलो सिलेंडर रिंग की तरह बिहेव करेगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, रिंग की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। किस किस का सॉल्व हो गया था, ये 7 आ गया था। अगला क्वेश्चन, a hollow sphere is rolling on a plane surface about its axis of symmetry. The ratio of rotational kinetic energy to total kinetic energy. होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर के लिए आप लोग जानते हो, इसके लिए K/R, इसका होल स्क्वायर अगर आप देखोगे तो 2/3 होता है, किसके लिए, होलो स्फीयर के लिए, याद है। और आपको पता है यहां पे रेशियो निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी जो टोटल है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था K/R का स्क्वायर हाफ mv/cm², ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती थी, और टोटल काइनेटिक एनर्जी होती थी हाफ K/R का होल स्क्वायर और हाफ mv/cm²। इसी को यूज करना है, सॉल्व करना है और मुझे बताना है आंसर कितना आ रहा है। ऊपर कितना आ जाएगा 2/3 और नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 2/3, यानी कि ऊपर है हमारा 2/3 और नीचे कितना आ जाएगा 5/3, है ना, 3 + 1 सॉरी 3 × 1 + 2, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 2/5, और इन्होंने आंसर कितना दिया है x/5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसी को आप कंपेयर करो x/5 से, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। करा था आप लोगों ने ट्राई घर पे, 2 आ जाएगा, करा था आप लोगों ने ट्राई, किस किसने करा था ईमानदारी से बता देना, करा था तो बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल पे आओ, अगला सवाल ध्यान से देखो, a circular disc reaches from top to bottom of an inclined plane of length L. When it slips down the plane, it takes t seconds. When it's rolled down the plane, then it takes times इतना, where alpha is. So अगर आप ध्यान से देखोगे, आपने टाइम भी कैलकुलेट किया था, याद है, आपको पता है कोई चीज ऊपर से नीचे रोल करके जाती है तो इसको कितना टाइम लगता है, याद है, टाइम का फॉर्मूला कितना होता है रोलिंग में, है ना, रोलिंग के टाइम पे जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था 1/sin थीटा, ठीक है ना, कितना टाइम लगता है अगर आप ध्यान से देखोगे 1/sin थीटा √2h/g, ठीक है ना, और एक फैक्टर था 1 + K²/R², और ये सामने सामने था, जिस 1 + K/R का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अगर आपको याद हो, ये फॉर्मूला पढ़ा था टाइम का, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो स्लिप कर रहे हैं, रोल का ये टाइम है, स्लिप के लिए सिंपली, स्लिप के लिए अगर स्लिपिंग कर रहा है तो आप K को 0 डाल दो, तो स्लिपिंग में टाइम जो लगता है वो ये लगता है 1/sin थीटा √2h/g, स्लिपिंग में ये टाइम लगेगा, आप निकाल के देख सकते हो, स्लिप करने में इतना टाइम लगेगा, K को 0 डाल दो तो स्लिप का टाइम आ जाएगा, रोल में K की वैल्यू आप डाल दो K/R। कौन सा ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क के लिए K/R कितना होगा, जानते हो ना आप, डिस्क है, डिस्क के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है डिस्क के लिए इसकी वैल्यू 1/2, यानी कि सर ये तो सिंपल हो जाएगा, हम लोग आराम से देख सकते हैं, यहां पे इस टाइम को, स्लिपिंग वाले टाइम को t सेकंड दिया हुआ है, इसी टाइम को क्वेश्चन में दिया है t सेकंड, और आपसे रोलिंग का टाइम पूछा है, मतलब आप ऊपर से देख सकते हो, आप यहां से 1/sin थीटा √2h/g को अलग लिख दो,
और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इसकी पावर 1/2 ऐसे लिख दो अलग से, ठीक है ना। इसी को आप टी कह रहे हो, इसी को आप क्या कह रहे हो, इसी चीज को आप क्या कह रहे हो, ये रही ना ये चीज, इसी को आप कह रहे हो टी। तो यानी कि मेरा आंसर है 1 प्लस के बाई आर स्क्वायर इसका होल स्क्वायर की पावर 1/2 टाइम्स टी, ये है मेरा आंसर। तो हमें इसको कंपेयर करना है, यहां से आ जाएगा 1 प्लस 1/2 इसकी पावर 1/2 इंटू टी, यानी कि आ जाएगा 3/2 इसकी पावर 1/2 इंटू टी। कंपेयर करो, किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करो, देखो कंपेयर करो, अल्फा कितना आ रहा है आपका, ये देखो ये अल्फा कितना आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है, कंपेयर करो, ठीक है ना। रोलिंग का टाइम ये था, याद है मैंने डिराइव कराया था, रोलिंग का टाइम ये था। इतनी चीज को अलग कर दो, क्योंकि यही टाइम है स्लिपिंग का, स्लिपिंग इनटू दिस, ये रोलिंग का टोटल टाइम आ रहा है, क्योंकि स्लिपिंग का टाइम ऐसे दिखा दिया मैंने आपको, यही टाइम हमें टी दिया है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इतने हिस्से को क्या लिख दिया, टी लिख दिया, ये हिस्सा मेरा बचा, और इसमें के बाई आर का वैल्यू हमने डाल दिया, देखो अच्छे से, ठीक है, डन। तो भैया यहीं तक था आज का पूरा लेक्चर, मुझे लगता है समझ में आया होगा। होमवर्क के क्वेश्चंस करने, अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, तो आज आप मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 1 के जितने क्वेश्चंस हो सके करना। कल से मैं क्वेश्चन नंबर मार्क करवा दूंगा, क्योंकि आज फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हुआ, इंट्रोडक्टरी लेक्चर और एक लेक्चर हुआ है, और आज कोई डीपीपी नहीं है, कल से आपको डीपीपी भी नेक्स्ट मिलेगी। तो मैंने जो भी क्वेश्चन से आज इसी में मार्क करा दिया, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, ठीक है। चले, चलो, टेक केयर एवरीवन, कल मिलते हैं, कल मुलाकात करते हैं सेम टाइम पे, ओनली ऑन पीडब्ल्यू। ओके, बाय एवरीवन।